हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो बेटा डेटा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं और यूनिट 1 का आज लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो लास्ट लेक्चर्स तक हमने एरेज के ऊपर बात की थी, 1D 2D 3D एरे, ND एरे, है ना। उसके बाद स्पार्स मैट्रिसेस की बात हुई, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एड्रेस कैलकुलेशन फॉर्मूलाज थे। तो एरे इज बाउंड अप। अब एरे के बाद एप्लीकेशन ऑफ एरे की बात करते हैं। एरे के एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ थोड़ा बहुत आज के लेक्चर में और आपको नो हाउ इसका हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट आर द बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ एरे इन रियल लाइफ। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू लिंक लिस्ट, अनदर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है लिंक लिस्ट, उसके बारे में उसका इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट समझेंगे। फिर है कितने टाइप की लिंक लिस्ट होती है उसके बारे में बात करेंगे, और एरे और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस है इस बात के बारे में बात करेंगे। फिर इससे रिलेटेड जो PYQ आए हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज के लेक्चर का टारगेट रहेगा। तो देखिए एप्लीकेशंस ऑफ एरे में सबसे पहले क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन स्टोरिंग कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स। पता है हमें। देखिए चलिए एरे बना लेते हैं एक बार। ये एक एरे है, इसमें हम मान लीजिए मैंने इंट A5 है ना एक एरे लिया, उसमें मैंने 3 8 4 6 1। ठीक है, इस पूरे एरे का नाम क्या है, A। ये मैंने एक एरे ले लिया। तो एरे की एप्लीकेशन क्या है कि अगर आपको, जैसे हमने पहले भी देखा था कि अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कराना है, मान लीजिए आपको 10 इंटीजर स्टोर करने हैं, तो 10 इंटीजर स्टोर करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो 10 इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करो अलग अलग नाम के और उनमें वो वैल्यूज डाल लो, या फिर एक एरे बना लो, एरे का जो साइज है वो 10 रख लो और एरे का जो टाइप होगा वो आप पहले से बता दो इंटीजर। तो इसमें क्या होगा कि आप एक साथ दोज मेनी नंबर ऑफ इंटीजर्स कैन बी स्टोर्ड एट अ सेम मेमोरी, मतलब एक साथ बैक टू बैक, एक के बाद एक सारे के सारे आप एक साथ स्टोर कर सकते हो। तो कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स कैन बी स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ एरे। एरे इस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसी चीज के बारे में यहाँ पर लिखा है। स्टोरिंग कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स मतलब सीक्वेंशियल और रैंडम इंडेक्स बेस्ड एक्सेस। बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट में करके मैंने इसको लिख रखा है क्योंकि ये बातें हमें ऑलरेडी पता है, इनको इलैबोरेट आप कर सकते हैं। कैसे, सीक्वेंशियल एक्सेस या रैंडम इंडेक्स बेस्ड एक्सेस, किसी तरह भी आप किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब क्या मतलब हुआ कि ये जो एरे है इस पूरे का नाम A है, अगर हम इसे 0 1 2 3 4 ये इंडेक्स है, ये वो सबस्क्रिप्ट है जिसके थ्रू हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो दो तरीके से हम इस एरे को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, या तो हम लूप चला दें, है ना। लूप हमने क्या किया, फॉर I इज इक्वल टू 0, I लेस देन इक्वल टू 4, I प्लस प्लस, है ना। या तो हमने ऐसे लूप चला दिया और लूप के अंदर हमने प्रिंट करा दिया, मान लो प्रिंट एफ, और फिर मैंने यहाँ लिख दिया A ऑफ I। तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा जो मेरा एरे है वो एक एक करके प्रिंट हो जाएगा। पहले A0, फिर A1, फिर A2, फिर A3। तो इंडिविजुअली तो हम सीक्वेंशियली हम एक एक करके यहाँ तक जा सकते हैं। या अगर मैं आपसे कहूँ कि आप डायरेक्टली इस एलिमेंट की बात करिए, तो आप डायरेक्टली इस एलिमेंट को भी इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करा सकते हैं। तो एरे के केस में दोनों तरह से आप एरे को एक्सेस कर सकते, किसी भी एलिमेंट को शुरू से प्रोसेस करते करते वहां पहुंच जाइए, या डायरेक्टली उस एलिमेंट पर जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी चीज को लिखा है कि एरे में सीक्वेंशियल भी है या फिर रैंडम इंडेक्स बेस्ड एक्सेस भी है, दोनों तरीके से आप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, इट सपोर्ट्स इजी इनिशियलाइजेशन, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। पता है ये बात हमें, इजीली जितने जो भी हमने एरे बनाया उसको हम इजीली इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसको इनिशियल वैल्यूज दे सकते हैं। कैसे इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं, ये जो बात हमने कही, एरे को अगर मैं इनिशियलाइज करूं तो किस तरह से करेंगे, इसको लिखेंगे इंट A5, या यहाँ 5 ना भी लिखे हैं अगर हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो 3 8 4 6 1। तो सिंपल कर्ली ब्रैकेट लगा के जो भी वैल्यूज आपको डालनी है आप ब्रैकेट्स के बीच में कॉमा लगा लगा के लिख दीजिए, एरे को वो सारी इनिशियल वैल्यूज मिल जाएंगी। इस तरह ये एरे जो है आपका इनिशियलाइज भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा, सर्चिंग इजी है। एरे के में आप अगर सर्च करना चाहें किसी भी एलिमेंट को, सर्चिंग का क्या मतलब होता है, याद करिए फर्स्ट ईयर में पढ़ा था आपने, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, दो टाइप की सर्चेस थी। तो एरे का यूज करके सर्च भी इजी होती है। आप पूरे एरे में सर्च मतलब वो ऑपरेशन जिसमें किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को आप चाहते हैं कि वेदर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट एग्जिस्ट इन द एरे और नॉट। सर्च करने का मतलब ढूंढना कि एक एलिमेंट एरे में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये ऑपरेशन भी एरे की हेल्प से इजीली हम
कर लेते हैं। हमने देखा था लीनियर सर्च एग्जांपल यूज करके कैसे हम किसी एलिमेंट को सर्च करते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि किसी कोई गिवन एरे है, उसमें एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं, उन लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करोगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। उस प्रोसेस को क्या कह देते हैं, सॉर्टिंग कह देते हैं, ठीक है। तो ये जो जितने भी ऑपरेशन हैं ये ईजी होते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए एरे के, सारे एक ही टाइप के एलिमेंट्स के ऊपर एरे काम करता है। फिर आ जाता है मैथमेटिकल वेक्टर्स और मैट्रिसेस को स्टोर करने के लिए भी हम एरेज का यूज करते हैं। वेक्टर का मतलब वन डायमेंशनल एरे। वेक्टर बेसिकली क्या होता है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट होता है, उसके लिए वन डायमेंशनल एरे यूज होते हैं। मैट्रिसेस को स्टोर करने के लिए हम 2D एरेज यूज करते हैं, ये बात हमें पता है। पहली वाली जो डायमेंशन होती है वो नंबर ऑफ रोज बताती है, सेकंड डायमेंशन जो होती है वो नंबर ऑफ कॉलम बताती है, ये पढ़ चुके हैं हम, है ना। और ये मैट्रिसेस और ये जो वेक्टर्स हैं, मेन एप्लीकेशन क्या है कि इनको यूज करते हुए अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो कांस्टेंट टाइम में हम उसे एक्टिव कर सकते हैं। मतलब क्या बात हुई, कांस्टेंट टाइम का मतलब क्या हुआ, बिग O ऑफ 1। याद करो जब हमने एनालिसिस पढ़ी थी, कांस्टेंट टाइम एल्गोरिथम कौन से होते हैं, जो कि इनपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करते। 2 3 4 5 100,000 कुछ भी नंबर हो सकता है, कांस्टेंट नंबर। अगर दोज मेनी नंबर ऑफ ऑपरेशन विच आर कांस्टेंट, चेंज नहीं हो सकते, डिफाइंड, देन यू कैन से दैट कि हाँ इजीली आप उस चीज को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो क्या है ये, इट enables constant time access for operations like addition and multiplication। ठीक बात है। तो आप एडिशन ऑफ वेक्टर्स कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स कर रहे हो, मैट्रिसेस के ऊपर काम कर रहे हो, तो कांस्टेंट टाइम पे उतना काम आपका हो जाता है। फिर उसके बाद ग्राफ्स और ट्रीज, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम एरेज को यूज करते हैं। आप जो आपकी यूनिट 3 यूनिट 4 5 है, वहां पर जब आप जहां ग्राफ और ट्रीज पढ़ते हैं, वहां पर हम कंप्लीटली जब इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे, तो जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, ग्राफ का एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए ये लीजिए, चलिए ग्राफ का एक एग्जांपल लेते हैं, इससे बताती हूँ। मान लो मेरे पास इस तरह से हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर मैंने ऐसे इसको दे दिया, ठीक है। और ये मैंने डायरेक्टेड ग्राफ बना रखा है, डायरेक्शंस हैं इस ग्राफ के अंदर, ठीक है। अब दिस इज द ग्राफ। अब इस ग्राफ को अगर मैं कहूं कि आपको रिप्रेजेंट करना है यूजिंग एरे, तो बेसिकली ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स का यूज करते हैं। एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होती है, जो कि इस ग्राफ के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन है उस सबको कैरी करेगी। मैट्रिक्स है मतलब एक 2D एरे है, ठीक है। क्या होगी एडजेसेंसी मैट्रिक्स, देखो इस तरह से मैट्रिक्स बनाएंगे, इसमें जो वैल्यूज होंगी रो और कॉलम की वो क्या होंगी, नोड्स होंगे 1 2 3 4। ये जो नोड्स होंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों साइड रो नंबर कॉलम नंबर क्या होंगे, जो नोड नंबर है वही रो नंबर होंगे, वही कॉलम नंबर होंगे, ठीक है। और अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जहां पर कोई लूप एग्जिस्ट नहीं करता वहां पर जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। इस तरह से हम मान के चलेंगे। मान लीजिए देखिए यहाँ पर कोई सेल्फ लूप एग्जिस्ट नहीं करता, 1 से 1 का डिस्टेंस, ये क्या कह रहा है, 1 से 1 का डिस्टेंस, ये है इनफाइनाइट। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करके अभी फिलहाल के लिए चल रहे हैं। वी आर assume distance infinite for all non-existing edges। जहां भी एजेस एग्जिस्ट नहीं करते हम उसको इनफाइनाइट अज्यूम करके चल रहे हैं। छोटे से एग्जांपल लेके बता रही हूँ। तो 1 से 1 की डिस्टेंस हमें नहीं पता, इसलिए हमने उसे कह दिया इनफाइनाइट है। 1 से 2 की डिस्टेंस, सपोज ये 8 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 1 है, ये मैंने कॉस्ट लिख दी। कॉस्ट का मतलब है, आप देखो बेसिकली क्या करते हैं, मान लो इस सिटी से इस सिटी तक जाना है, तो कितने नंबर ऑफ स्टेशन बीच में पड़ेंगे, कितनी डिस्टेंस हो सकती है, कितना टाइम लगेगा। ये जो कॉस्ट इस एज के ऊपर लिखी हुई है ना, ये किसी भी तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। ये सिचुएशन टू सिचुएशन, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी करेगी, है ना, कि आप इसके बीच में कितने नंबर ऑफ नोड या कितने नंबर ऑफ सिटीज आ रहे हैं, या कितना डिस्टेंस है, या कितना कॉस्ट आपकी आ रही है, पैसे कितने लग रहे हैं, किसी भी मेजर में आप इस बात को ले सकते हैं। तो एक यूनिट है, एक वैल्यू है जो हमने यहाँ पर रख ली। तो अब देखो 1 से जो 2 की डिस्टेंस है, 1 से 2 की डिस्टेंस मान लो, 1 से 2 की कॉस्ट मान लो क्या है, 8 है, जो गिवन है ना। ये डायरेक्टेड ग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें पता चल रहा है कहाँ से कहाँ पर हम जा रहे हैं। ऐसे 2 से 1 से 3, 1 से 3 कोई डायरेक्ट एज नहीं है, नहीं है, तो इसका डिस्टेंस भी इनफाइनाइट है। 1 से 4 कोई एज नहीं है, इसका डिस्टेंस भी इनफाइनाइट।
इस तरह से हम इसको मान के चलेंगे। ऐसे ही अब जब इसको आप देखो 1 से अब 2, 2 टू 1, 2 टू 1 कोई पाथ नहीं है, इनफाइनाइट। 2 टू 2 कोई नहीं है, 0, सॉरी इनफाइनाइट। ठीक है, ऐसे ही 2 टू 3 इज 1, 2 टू 4 इज 4। दिस इज हाउ दीज मैट्रिसेस आर रिप्रेजेंटेड और स्टोर्ड यूजिंग अरेज, है ना। इस तरह से हम किसी भी ग्राफ को एडजेसेंसी मैट्रिक्स की फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स जिसकी हेल्प से हम ये समझ सकते हैं। ऐसे ही हम ट्रीज को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हायरार्किकल फॉर्म में। ठीक है बेटा, तो दिस इज हाउ दीज ग्राफ्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग एरेज। बस इस बात के बारे में मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी थी, ये वाली चीज है। तो इस तरह, हालांकि ये सारी की सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। डिटेल कम से मेरा मतलब है कि इनके ऊपर हम काम करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे, वहां आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो बस एडजेसेंसी मैट्रिक्स का क्या मतलब है, 2D अरेज का यूज करके हम ग्राफ के एजेस को, वेट्स को स्टोर कर सकते हैं, है ना। और वो किस तरह से स्टोर करेंगे, डायरेक्टेड ग्राफ भी हो सकता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ भी हो सकता है। किस तरह से स्टोर करेंगे, कैसे करेंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है जो हम देखेंगे। अगर डायरेक्टेड ग्राफ है, कॉस्ट या वेट उसके ऊपर लिखा हुआ है तो वेट लिख देंगे, नहीं है एज एग्जिस्ट कर रहा है तो 1 लिख देंगे, एज एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो 0 लिख देंगे। इस तरह से हम सारी की सारी रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक है, तो इस बात के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए जो हमारा मेन कंसर्न है वो क्या है कि बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर है, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि ग्राफ और ट्रीज, उनको भी रिप्रेजेंट करने के लिए 2D अरेज यूज होते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है आपका थर्ड या फोर्थ वन इज स्टैक्स एंड क्यूज। स्टैक और क्यू की इंप्लीमेंटेशन के लिए भी हम एरे को यूज करते हैं। स्टैक और क्यू क्या थे, ये हमने मेरे ख्याल से सेकंड लेक्चर में हमने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है। स्टैक और क्यू किस तरह से काम करते हैं। स्टैक क्या होता है, एक एंड पर बंद होता है, जितने भी एलिमेंट्स आपको डालने हैं टॉप से एक एक एलिमेंट को आप डाल सकते हो। और ये किसके ऊपर काम करता है, लीफो ऑर्डर के ऊपर ये काम करता है। जो एलिमेंट सबसे लास्ट में अंदर गया वो सबसे पहले बाहर आएगा। अंदर डालने वाला जो ऑपरेशन है, इसके स्टैक के अंदर इंसर्ट अगर किसी एलिमेंट को करना है तो दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड एज पुश ऑपरेशन। स्टैक के अंदर से अगर किसी एलिमेंट को बाहर निकालना है तो दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड एज पुल ऑपरेशन। ठीक है, इसी तरीके से ये पॉप ऑपरेशन। अब जब आप क्यू की बात करते हैं तो क्यू में दोनों एंड पर ये क्यू खुली होती है। ठीक है, ये इसे कहते हैं फ्रंट एंड और दिस इज कॉल्ड रियर एंड। तो फ्रंट से अगर कोई भी एलिमेंट डिलीट होगा तो फ्रंट से होगा, और अगर क्यू के अंदर इंसर्ट होगा तो रियर से होगा। इस ये दोनों जो डेटा स्ट्रक्चर हैं, जब आप इन्हें काम करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, इनकी प्रोग्रामिंग करेंगे, तो इनकी इंप्लीमेंटेशन में भी एरे हमारी हेल्प करता है। एरे प्रोवाइड्स वेरी सिंपल इंप्लीमेंटेशन फॉर दीज डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर आता है लुकअप टेबल्स एंड की वैल्यू स्टोर्स। क्या मतलब हुआ, देखिए आप आगे चल के जब पढ़ेंगे, कुछ एल्गोरिथम को डिजाइन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। जैसे मैंने अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ाया था तो वहां मैंने बताया था, जैसे हम फिबोनाची सीरीज की बात करते हैं, फिबोनाची सीरीज में किसी भी एक टर्म को कैलकुलेट करने के लिए, अगर मुझे थर्ड टर्म को कैलकुलेट करना है तो मुझे फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म को बार बार ऐड करना होता है। तो जो रिकर्सिव सोल्यूशन बनता है, कई बार क्या होता है, रिकर्सिव सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो एक ही वैल्यू को मल्टीपल टाइम हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। सिंपल सिंपल समझो, मान लो हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व जब हम करते हैं तो रिकर्शन एक अप्रोच हम यूज करते हैं, यूजुअली रिकर्शन करते हैं। रिकर्शन क्या करता है, एक बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉलर सब प्रॉब्लम में डिवाइड करता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कर देता है, और उन छोटी सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके फिर फाइनली उनके रिजल्ट्स को कंबाइन करके हम मेन प्रॉब्लम का रिजल्ट दे देते हैं। इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, कई बार एक जैसी सेम सब प्रॉब्लम मल्टीपल टाइम जनरेट हो जाती है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आप किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, उसे सॉल्व करने के लिए दो तीन सब प्रॉब्लम्स हैं जो सेम है। तो जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो उन सब प्रॉब्लम्स को हर बार नया कैलकुलेट करेंगे, हर बार नया सॉल्व करेंगे। देखो फिर एग्जाम्पल समझो इसका, एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज और अच्छे से समझ में आती है। देखो मान लीजिए अब मैं आपसे कहूं कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसकी मैंने दो सब प्रॉब्लम बनाई, P1 P2, ऐसे ही एक और सब प्रॉब्लम बनी P3, और यहाँ पर बना P4, और यहाँ पर भी बनी P3। ठीक है, फिर यहाँ बना P5 P6, है ना, और फिर यहाँ फिर बनी P3। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मेन प्रॉब्लम है, उस मेन प्रॉब्लम को डिवाइड करने के लिए हम सब प्रॉब्लम्स जनरेट करते जा रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि सेम सब प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हो। भाई एक किसी चीज को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल सब प्रॉब्लम आप बना रहे हो, तो कई बार क्या होता है सब प्रॉब्लम्स भी सेम हो जाती हैं। तो अगर आपने अब एक अप्रोच होती है प्रॉब्लम, जो आपका एल्गोरिथम है उसको सॉल्व करने की बहुत सारी अप्रोचेस हैं। जब डा पढ़ेंगे वहां ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी।
तो उनमें से एक अप्रोच होती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो उसमें हम क्या करते हैं कि मान लीजिए आप देखिए यहाँ से सॉल्व करते आ रहे हैं आप प्रॉब्लम को, P3 एक प्रॉब्लम आई, आपने उसे सॉल्व कर लिया, है ना। फिर जब आप आगे बढ़े P3 दोबारा एक प्रॉब्लम आई, आप फिर सॉल्व करेंगे उसे, फिर तीसरी बार P3 आई, आप इसे फिर सॉल्व करेंगे। इससे बेटर तरीका क्या है? बेटर तरीका ये है कि इस प्रॉब्लम से रिलेटेड आप एक एरे बना लीजिए, है ना, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबके सॉल्यूशन इस एरे के अंदर रखते जाइए। मतलब आपने P3 को सॉल्व किया, मान लो यहाँ पर P3 को सॉल्व करके P3 का सॉल्यूशन आपने यहाँ पर डाल दिया, तो अगली बार जैसे ही P3 आए सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्टली उस टेबल से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उठा लो, दोबारा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है समझ में कुछ कुछ आ गया होगा कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को रिकर्सिवली सॉल्व कर रहे हैं तो बेसिकली आप क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं। अगर रिपीट हो रही है सब प्रॉब्लम तो हर बार उन्हें नया सॉल्व करने के बजाय जो एक बार आपने सॉल्व किया उस रिजल्ट को आप किसी टेबल में या किसी स्टोर पे सेव करके रख सकते हो, और नेक्स्ट टाइम जब सेम सब प्रॉब्लम आए तो उसे कैलकुलेट करने के बजाय डायरेक्टली उसके रिजल्ट को एक्सेस कर लो। इससे क्या होगा, कंप्यूटेशन में टाइम कम लगेगा क्योंकि रिपीटेड सब प्रॉब्लम को दोबारा सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी। इन चीजों के लिए भी एरे आपको हेल्प कर, ठीक है। तो ये वही बात है, लुकअप टेबल्स उन्हीं को कहते हैं। लुकअप टेबल मतलब आपने पहले से टेबल बना के रख ली, जब आपको रिजल्ट की जरूरत है तो आप डायरेक्टली टेबल के अंदर से रिजल्ट उठा के देख सकते हो। की मैप्ड टू इंडेक्सेस मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपने इंडेक्स बना दिए प्रॉब्लम नंबर और यहाँ पर उसकी वैल्यू, ये की और ये इंडेक्सेस, ये इंडेक्स, इस तरह से आप इन वैल्यूज को इंडेक्स कर सकते हैं। तो एरे इस चीज में यहाँ पर यूजफुल होता है, ठीक है। अब ये हैशिंग ये सब चीजें बाद में धीरे धीरे जब हम हैशिंग पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएंगी। लिख मैंने इसलिए दिया क्योंकि जब एज अ होल सारा पढ़ोगे तो लुकअप टेबल और की वैल्यू स्टोर्स को हैशिंग से भी कनेक्ट कर पाओ, इसलिए ये चीज यहाँ पर लिखी है। अगर उससे पहले सेक्शन में कभी आ जाता है तो आप लुकअप टेबल में जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया उस एग्जाम्पल से आप इसको बता सकते हो। फिर उसके बाद सॉर्टेड एरेज और बाइनरी सर्च, इम्प्लीमेंटेशन क्या है देखो। बाइनरी सर्च हमने एक सर्चिंग टेक्निक पढ़ी थी ना, क्या होती है बाइनरी सर्च। अगर आपके पास एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट है और आपको कोई एलिमेंट उसमें सर्च करना है तो दो तरीके से कर सकते हो, या तो लीनियर सर्च या बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च क्या कहता है कि हर एक एलिमेंट को, पहले एलिमेंट को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, एक एक करके शुरू से लेके आखिरी तक एक एक करके हर एक एलिमेंट को कंपेयर करके देखो, जिस एलिमेंट को आपको फाइंड आउट करना है उससे जैसे ही मिलता है आप कह दो कि भाई मुझे एलिमेंट मिल गया, है ना। बाइनरी सर्च क्या कहती है कि अब लीनियर सर्च की प्रॉब्लम क्या थी कि मान लो एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो एरे में जितने एलिमेंट है सबसे आपको कंपेयर करके देखना पड़ेगा, है ना। नंबर ऑफ कंपैरिजन बहुत हाई हो जाएंगे। अगर मान लो 1000 एलिमेंट्स का एरे है, 10,000 एलिमेंट्स का एरे है तो उस केस में उतने ही नंबर ऑफ कंपैरिजन आपको करने पड़ेंगे, जबकि वो एलिमेंट एरे में है ही नहीं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बाइनरी सर्च देखा था। बाइनरी सर्च क्या कहता है कि आप पहले जो एरे है, ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर लो, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रख लो, ठीक है। और उसके बाद उस पर बाइनरी सर्च लगाओ। बाइनरी सर्च का पूरा मेथड अभी मैं दोबारा उसमें नहीं जा रही हूँ। बाइनरी सर्च क्या करता है, एरे को मिड से दो हाफ में डिवाइड कर देता है। क्योंकि सॉर्टेड एरे है तो पता है कि जो मिड वाली पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसके लेफ्ट में सारे के सारे एलिमेंट उससे छोटे हैं, उसके राइट में उससे सारे बड़े हैं। तो उस हिसाब से हर बार जो आपका सर्च वाला एरिया है ना वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है ना। मान लीजिए देखो, जैसे हमने क्या कहा, इस तरह से समझो कि जैसे अगर मान लो ये एलिमेंट है, ये एरे है 3 7 8 11 13 15 सॉर्टेड एरे है, ठीक है। और मुझे इसमें सर्च करना है 7 को, तो मैं क्या करूंगी, मैंने मिड वाली पोजीशन से एरे को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब 7 जो है मिड वाली पोजीशन आप कैलकुलेट कर लो, या तो ये या ये दोनों में से एक एलिमेंट को आप मिड एलिमेंट चूज करोगे, है ना, जो भी आपकी इंप्लीमेंटेशन उसके अकॉर्डिंग। तो अब अगर 7 इससे छोटा है तो इस वाले एरे में सर्च करो, अगर 7 इससे बड़ा होता तो इस वाले में सर्च करते। तो एक तरीके से आधी प्रॉब्लम तो हमने खुद ही रिड्यूस कर दी। कोई भी हो, चाहे इस इधर या इधर, आधा एरे आपने पहले बार एक कंपैरिजन में आधा एरे आपने डिस्कार्ड कर दिया, तो इसलिए नंबर ऑफ कंपैरिजन उसमें कम लगता है। तो बाइनरी सर्च को अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ा हमें, हमने सॉर्टेड एरे के ऊपर काम कर लिया। ये एप्लीकेशन है बाइनरी सर्च की फॉर्म में, ठीक है। फिर आता है डेटा को बफर या क्यू बनाने के लिए, वहां भी हम एरेज का यूज कर लेते हैं। जैसे कोई इंफॉर्मेशन हमें एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रांसफर करनी है तो उसके केस में भी हम टेम्परेरी स्टोरेज के लिए एलिमेंट्स को एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जब हम नेटवर्क्स की बात करते हैं, जैसे नेटवर्किंग मतलब कि जिसे कहते हैं ना कि हम वायर्स से या वायरलेस नेटवर्क से, वायर्ड नेटवर्क या वायरलेस नेटवर्क के थ्रू बहुत सारे कंप्यूटर्स इंटरनेट से आपस में कनेक्टेड हैं, एक सिस्टम से डेटा पैकेट्स की फॉर्म में। जब आप पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क आप पढ़ेंगे, वहां पता चलेगा आपने जो भी मैसेज भेजा, जो भी डेटा भेजा, वो पैकेट्स की फॉर्म में नेटवर्क पे ट्रैवल करता है।
तो उन पैकेट्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक डिलीवर कराने के लिए, एक जगह नंबर ऑफ बाइट्स जनरेट हो रहे हैं, दूसरी जगह वो नंबर ऑफ बाइट्स रिसीव होंगे, है ना, जो भी डेटा होगा वो बाइट के फॉर्म में जाता है, बहुत सारी बिट्स को कंबाइन करके बाइट की फॉर्म में बना देते हैं, तो वो बफर किया जाता है। बफर कैसे होगा? एरे की फॉर्म में, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, किस तरह उसको क्यू कर रहे हैं बाइट्स को, तो वहां जब रियल टाइम में उसकी इम्प्लीमेंटेशन आती है तो वहां पर जो एरेज होते हैं वो यूज होते हैं। ठीक है, इसी तरह प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम्स में भी ये काम होता है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आपके सिस्टम में दो प्रोसेस चल रहे हैं, एक प्रोसेस है जो कुछ डेटा जनरेट कर रहा है, दूसरा प्रोसेस है जो डेटा को कंज्यूम कर रहा है ना। तो उस केस में हम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक मेमोरी लगा देते हैं, एक बफर लगा देते हैं। उस बफर के अंदर प्रोड्यूसर लिखता रहता है, कंज्यूमर उसी बफर से रीड करता रहता है। वो बफर को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? एरे के फॉर्म में इंप्लीमेंट करते हैं। कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स को उसके अंदर रखते रहते हैं, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता रहेगा, एरे के अंदर रखता रहेगा, कंज्यूमर एरे से एक एक करके कंज्यूम करता रहेगा, डिलीट करता रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं एरे की। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे। कंप्यूटर, ये कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है बेटा, मल्टीपल टाइप ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस यूजेस arrays for their real time implementation. Then pattern matching, string algorithms, मतलब आपको कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है, स्ट्रिंग मतलब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, जैसे आपको दिया है गेटवे क्लासेस। अब हम आपसे कह रहे हैं कि आप सर्च करिए कि क्या इसमें वे नाम की सब स्ट्रिंग है, इसके अंदर वे सब स्ट्रिंग आ रही है क्या, क्या इसके अंदर स्पेस है। तो ये सारी चीजें अलग 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 एप्लीकेशन के लिए भी उस स्ट्रिंग को एरे की फॉर्म में आप स्टोर करोगे, उसके ऊपर एरे ऑपरेशन परफॉर्म करके पैटर्न मैचिंग आप कर सकते हैं। तो दैट इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ एरे। स्पेशियल डेटा स्ट्रक्चर मतलब जब आप ग्रिड्स, कोऑर्डिनेट्स, मैशेस और सिमुलेशंस वगैरह को रखते हो तो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए 3D ग्राफिक्स में भी डिफरेंट काइंड ऑफ एरेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो बस आपको ये नाम याद रखने हैं। अभी इनमें से कोई भी चीज आपने करी नहीं है ना। बेसिकली क्या है कि सेम टाइप की इन्फॉर्मेशन को रखने के लिए और मैट्रिसेस को और आपके ये जो वेक्टर्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, सॉर्टिंग सर्चिंग करने के लिए, लिस्ट को अरेंज करने के लिए और स्टैक क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ट्री ग्राफ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इतनी सारी चीज़ों में आपका जो एरे होता है वो यूज होता है। एप्लीकेशन ऑफ एरे में दिस इज मोर देन सफिशिएंट, जितना लिखा है उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, नाउ वी आर हेडिंग टू अनदर डेटा स्ट्रक्चर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट as far as your college exam is concerned, university exam is concerned और placement is concerned। ठीक है, जो प्लेसमेंट के एग्जाम्स होते हैं या इंटरव्यूज होते हैं या जो आप टेक्निकल राउंड्स होते हैं, जो भी डिफरेंट ड्राइव्स होती हैं प्लेसमेंट्स के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है लिंक लिस्ट। ठीक है, और लिंक लिस्ट की प्रोग्रामिंग के थ्रू हम सारा पढ़ेंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे, कंप्लीट कोडिंग में पढ़ाऊंगी। पहले मैं आज के लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, लिंक लिस्ट क्या होती है, कैसे काम करती है, और अगले लेक्चर से हम लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद 8-10 लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ लिंक लिस्ट की प्रोग्रामिंग करें। ठीक है बेटा, तो फिर मैं रिपीट कर रही हूँ ये बात कि लिंक लिस्ट पढ़ने से पहले थोड़ा थोड़ा पॉइंटर और स्ट्रक्चर का नोहाउ होना चाहिए। अगर मुझे टाइम मिला तो इसी लेक्चर के एंड में थोड़ा सा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूंगी। चलिए देखिए, तो लिंक लिस्ट बेसिकली क्या होता है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ये जितनी भी बातें यहाँ लिखी है ना, इनको छोड़ते हैं और एक एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझेंगे तब देखेंगे। देखो, सबसे पहले एरे की बात करो। एरे क्या कहता है? एरे ये कहता है, मान लीजिए हमने कहा, रिलेट करके पढ़ते हैं, इंट A5 इज इक्वल टू 38172। मान लो मैंने एक 5 एलिमेंट का एरे दिया। ठीक है, अब एरे ये कहता है कि ये पांचों के पांचों जो एलिमेंट्स हैं ये एक साथ 1 बाय 1 बैक टू बैक आप एक मेमोरी में स्टोर करेंगे। इस तरह से स्टोर होंगे। ठीक है, सारे एक साथ स्टोर होंगे। मतलब अगर फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस आपको पता है और एक एलिमेंट मान लो 2 बाइट ले रहा है, तो इस तरह करके आपके सारे एलिमेंट जो होंगे वो बैक टू बैक स्टोर हो जाएंगे और इसका नाम है आपका एरे। तो एरे बेसिकली क्या है? लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे किस टाइप के हो सकते, मतलब एक सेम टाइप के होंगे और सारे एलिमेंट एक साथ बैक टू बैक मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होंगे। ठीक है, ये एरे था। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास 100 एलिमेंट्स का हमें एरे बनाना है, हमें 100 एलिमेंट्स को स्टोर करना है, तो उसके लिए अगर एक एलिमेंट 2 बाइट ले रहा है तो मुझे 200 बाइट्स की रिक्वायरमेंट होगी। मान लो मुझे मेमोरी में 200 बाइट एक जगह एक साथ नहीं मिले,
तो क्या होगा, तो फिर इसका मतलब उतना बड़ा एरे हम स्टोर कर ही नहीं पाएंगे, उसके ऊपर हम काम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है डेटा स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है लिंक लिस्ट। वो क्या कहता है कि लिंक लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से, अब ये जो वैल्यूज आपने इसके अंदर स्टोर की 3, 8, 1, 7, 2, हम क्या कह रहे हैं, एरे में तो ये सारी बैक टू बैक एक के बाद एक स्टोर होती हैं। लिंक लिस्ट क्या कहता है कि आप एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड ये जो वैल्यूज हैं इनके करस्पॉन्डिंग नोड क्रिएट कर लो, और जब भी आपको रिक्वायर्ड हो तब वो आप उसके साइज को कम ज्यादा कर सकते हो। भाई एरे में हमें पता है कि अगर हमने एक बार एरे बना दिया तो इसका जो साइज है वो फिक्स है, ना तो इस एरे का साइज हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। जितने बाइट इसको हमने एलोकेट कर दिए उतने बाइट इसे एलोकेट हो गए। अब जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पर इंट ए 200, या चलो इंट ए 10, छोटा सा ले लो। तो इस बात का मतलब क्या है कि 10 एलिमेंट का एक एरे मैंने पहले से बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 एलिमेंट्स का एरे ये बन गया। और मान लो मैंने स्टोर किए इसके अंदर सिर्फ 5 एलिमेंट, 3 8 1 7 2, तो ये जो बचे हुए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ये जो स्पेसेस हैं ये सारे अनयूज्ड रह गए, ये बात हमें पता है ना। अगर मुझे सिर्फ 5 एलिमेंट स्टोर करने हैं और मैंने डिक्लेयर कर दिया एरे 10 साइज का, तो 10 एलिमेंट के लिए मेमोरी मुझे एलोकेट हो जाएगी। इस मेमोरी को हम श्रिंक नहीं कर सकते, ना ही इसको बड़ा कर सकते। एक और एलिमेंट स्टोर करना है यहाँ कर लो, एक और करना है यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो। वंस दिस होल मेमोरी इज फुल, उसके बाद आप और एलिमेंट इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते। तो एरे के अंदर ये रिजिडिटी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि हम एरे के साइज को कम ज्यादा कर, है ना। और दूसरी बात कि कई बार ऐसा होता है कि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर करने हैं, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी आपको नहीं मिली तो एरे को मेमोरी नहीं मिल पाएगी। तो लिंक लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो ये कहता है कि आप कंटिन्यूअसली सारे के सारे एलिमेंट्स को स्टोर मत कराओ, बस अब उसका तरीका चेंज हो गया। अब वो क्या कह रहा है, देखो जरा ध्यान से, लिंक लिस्ट क्या कहता है। लिंक लिस्ट ये कहता है कि जो भी एलिमेंट्स आपको स्टोर कराने हैं वो एलिमेंट, एक एलिमेंट को एक नोड की फॉर्म आप दे दो। कैसे, ये देखिए, जैसे मान लीजिए मुझे सबसे पहला एलिमेंट स्टोर कराना है 3, तो मैंने 3 को एक नोड के अंदर स्टोर कर दिया। नोड एक स्ट्रक्चर है जिसको अभी हम क्रिएट करेंगे, उसको हम नोड कह देते हैं। मान लीजिए इसकी मेमोरी लोकेशन है 100 मेमोरी लोकेशन पर एक नोड क्रिएट हुआ, डायनेमिकली क्रिएट हुआ, है ना। एरे जो होते हैं वो स्टैटिकली क्रिएट होते हैं, कंपाइल टाइम पर एरे को मेमोरी मिल जाती है, लेकिन लिंक लिस्ट एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि जब हमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है तब एक नया नोड हम क्रिएट कर लेते हैं। लिस्ट बनानी है तो बैक टू बैक कोड ऐसा लिखेंगे जिसमें एक साथ बहुत सारे नोड क्रिएट हो जाएं, और एक के पीछे एक के पीछे एक, जैसे ट्रेन होती है ना, एक बॉक्स फिर दूसरा बॉक्स फिर तीसरा बॉक्स, 1 बाय 1 सारे के सारे नोड एक दूसरे से कनेक्ट होते चले जाएंगे। अब हर एक नोड के 2 पार्ट हैं, पहला है डेटा पार्ट, है ना, और ये है पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड। एक नोड जो है उसके 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट जो है उसके अंदर जो एक्चुअली वैल्यू होती है या डेटा होता है जो कि 3 है, पहली वाली जो वैल्यू है वो है 3, और दूसरा वाला जो इसका पोर्शन है एक नोड का वो अगले नोड को कनेक्ट करवाता है। अब ये अगले नोड के कनेक्शन की क्या जरूरत है, देखो भाई, जब हम एरे को क्रिएट करते हैं तो एरे तो स्टैटिकली क्रिएट होता है, और एरे की प्रॉपर्टी क्या है कि एरे के सारे एलिमेंट बैक टू बैक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो जाते हैं। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता। लिंक लिस्ट में जब भी आप एक नया नोड क्रिएट करोगे नई वैल्यू स्टोर कराने के लिए, तो डायनेमिकली वो मेमोरी में किसी भी मेमोरी लोकेशन पर क्रिएट हो सकती है, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल बैक टू बैक इसके जस्ट बाद वाली मेमोरी लोकेशन पे क्रिएट हो, है ना। तो मैं ये मान के चल रही हूँ, मान लो दूसरा हमने नोड क्रिएट किया और वो जो दूसरा नोड क्रिएट हुआ उसकी मेमोरी लोकेशन है 800, मान लीजिए, है ना। अब उस नोड की वैल्यू क्या है 8। अब भाई बात लिस्ट कैसे बनी, लिस्ट तो तब बनेगी ना जब ये 2 नोड आपस में कनेक्टेड होंगे। अगर मैंने एक नोड पहले क्रिएट कर दिया, जब जो भी नोड क्रिएट हुआ, ये डायनेमिकली जो भी नोड क्रिएट होता है उसका हैंडल हमें अपने पास रखना पड़ेगा। हैंडल का मतलब क्या हुआ कि इसका कोई नाम तो है नहीं, ये जो नोड क्रिएट हुआ इसका कोई नाम तो है नहीं। अगर डायनेमिकली आप कोई चीज क्रिएट करते हो तो आपको अपना एक वहां पर पॉइंटर लगा के छोड़ना पड़ता है। याद करिए सी प्रोग्रामिंग में जब हमने मैलॉक कैलॉग फंक्शन के थ्रू डायनेमिकली कोई चीज क्रिएट की थी, कोई डेटा क्रिएट किया, कोई नोड क्रिएट किया, कोई वैल्यू क्रिएट की, कोई स्पेस क्रिएट किया, उस टाइम पर जब वो स्पेस क्रिएट हुआ तो वहां पर हम अपना एक पॉइंटर लगा के छोड़ देते हैं। क्यों?
क्योंकि उस जगह का कोई नाम तो है नहीं। जो नाम कब होता है, जब आप स्टैटिकली किसी चीज को बनाते हो, है ना। जैसे मान लो कंपाइलेशन के टाइम पर जैसे हमने इंट ए लिखा था, तो यहाँ तो हमने नाम दे दिया, लेकिन जब हम किसी चीज को डायनेमिकली जनरेट कर रहे हैं तब हम उसका कोई नाम नहीं दे पाते। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक पॉइंटर बना लेते हैं और उस पॉइंटर को वहां लगा के छोड़ देते हैं। उस पॉइंटर के थ्रू अब हम उस डिटेल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो बस हमने क्या किया, एक नोड बनाया और नोड पर अपना एक पॉइंटर लगा के छोड़ दिया। उस पॉइंटर का नाम हमने रख दिया हेड। हेड क्या है, जो लिंक लिस्ट का पहला नोड जो है उसको पॉइंट करने के लिए हमने एक पॉइंटर लगा दिया। अब ये लिस्ट का हैंडल है, ये हैंडल है, इसकी हैंडल की हेल्प से इस लिस्ट को हम एक एक करके ट्रैवर्स करते रहेंगे। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू है 8। अब लिस्ट कैसे बनेगी भाई, ये अलग मेमोरी लोकेशन पे, ये अलग मेमोरी लोकेशन पे है, ये आपस में मुझे कनेक्ट करने पड़ेंगे। कैसे, कि जो पहला वाला नोड है वो अगले वाले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। अगर मैं पहले वाले नोड तक पहुंच जाऊं, उसका डेटा एक्सेस कर लूं, तो उस वाले नोड के सेकंड पार्ट को अगर मैं एक्सेस करूं तो उसमें किसका एड्रेस होगा, अगले नोड का एड्रेस। इसका मतलब इसके अंदर क्या स्टोर होगा, 800। ये मुझे अगले नोड का एड्रेस बताएगा, इसके अंदर मैंने 800 स्टोर कर दिया। इस तरह से हम इन लिस्ट को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या स्टोर कर दिया मैंने, 800। ठीक, ऐसे ही मान लो तीसरा नोड क्रिएट हुआ, तीसरे नोड की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, ये मान लो इसका 2000 है मेमोरी एड्रेस, तो जो सेकंड वाला नोड है उसमें तीसरे नोड का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। आप सेकंड नोड तक पहुंचोगे पॉइंटर के थ्रू, इसकी वैल्यू एक्सेस करना चाहोगे करोगे, और उसके बाद इसका सेकंड पार्ट अगर आप एक्सेस करना चाहोगे तो सेकंड पार्ट आपको थर्ड नोड तक ले जाएगा। थर्ड नोड का जो एड्रेस होगा वो सेकंड वाला नोड आपको बता देगा। इसी तरह अगला नोड कौन सा है, मान लो 7 आपने यहाँ स्टोर किया। अब इसका लोकेशन है मान लो 1000, तो इसके अंदर क्या स्टोर होगा, 1000। ये अगले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। इस तरह एक एक करके चेन बना दी हमने, और हर एक नोड अपने से बाद वाले नोड का एड्रेस होल्ड कर रहा है। सिंपल लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं, अभी हम देखेंगे आगे किस तरह में से मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, 7 के बाद मान लीजिए एक और नोड है मेरे पास, उस नोड की वैल्यू है 2। और देखो 2 के बाद मान लो कोई नोड नहीं है, एक लिस्ट है जिसमें सिर्फ 5 एलिमेंट है, तो अब इसके बाद कोई नहीं है, तो इसमें बाद में क्या स्टोर होगा, कुछ नहीं। या कुछ नहीं को हम क्या कह सकते हैं, नल। नल, नल मतलब कुछ नहीं। पॉइंटर की फॉर्म में अगर हम बात करें नल, तो नल मतलब इट इज नॉट पॉइंटिंग टू एनीवेयर। तो ये यही आके बंद हो जाती है, यहाँ आपकी लिंक लिस्ट खत्म हो गई। जैसे ही किसी नोड के नेक्स्ट वाली वैल्यू में जो पॉइंटर वाला पार्ट है किसी भी नोड का, उसमें अगर नल है तो इसका मतलब इस नोड के बाद कोई भी नोड कनेक्टेड नहीं है। मान लीजिए इसकी लोकेशन है 300, तो इसके अंदर क्या स्टोर होगा, 300। दिस इज द लिंक लिस्ट, सिंपल लिंक लिस्ट। इसको सिंगली लिंक लिस्ट भी कहते हैं। तो देखो अब देखो लिंक लिस्ट क्या है। अब इसकी डेफिनेशन अगर कोई देखे तो ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, एक एंड से शुरू करके आप 1 बाय 1 हर एक नोड को ट्रैवर्स कर सकते हो। एक चेन की तरह है जहां पर हर एक नोड अपने से बाद वाले नोड का एड्रेस होल्ड करता है। एक नोड तक आप पहुंच जाओ तो उसके पॉइंटर वाले पार्ट से आप उसके नेक्स्ट नोड तक जा सकते हो। दूसरी चीज, तीसरी चीज, लिंक लिस्ट एक डायनेमिकली क्रिएटेड डेटा स्ट्रक्चर है। जितने भी नोड आप क्रिएट करते हो डायनेमिकली क्रिएट करते हो, कंपाइलेशन के टाइम पर ये क्रिएट नहीं होते, एग्जीक्यूशन के टाइम पर ये क्रिएट होते हैं। तीसरी बात। चौथी बात, एरे के केस में तो हमने क्या देखा था कि एरे में जितने भी एलिमेंट है वो बैक टू बैक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो जाते हैं, लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता। लिंक लिस्ट में हर एक नोड, हर एक वैल्यू अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होती है। कोई आगे, कोई पीछे, कोई नीचे, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि असेंडिंग ऑर्डर ही होगा, कभी कम कभी ज्यादा। डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पर सारे नोड जो होंगे उनको मेमोरी मिल जाएगी, है ना। और हर एक नोड अपने से बाद वाले नोड से कनेक्टेड रहता है। हर एक नोड अपने बाद वाले नोड का एड्रेस होल्ड करके रखता है, जिससे कि हर एक नोड को प्रोसेस किया जा सके। इसीलिए इसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो मान लो मुझे इस नोड को एक्सेस करना है, तो मुझे कहां से शुरू करना पड़ेगा, हेड से। मेरे पास हैंडल कहाँ है, इसका है, मेरे पास और तो कोई पॉइंटर ही नहीं है, इसका हैंडल है। पहले यहाँ जाएंगे, इसके नेक्स्ट से यहाँ जाएंगे, इसके नेक्स्ट से यहाँ जाएंगे, इसके नेक्स्ट से यहाँ जाएंगे। ठीक है, इसी वहीं से शुरू से ही एक्सेस कर सकते हैं, बीच में से एक्सेस करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। और अगर हमें कुछ बनाना है तो हमें प्रोग्रामिंग में उसको सेट करके रखना पड़ेगा, शुरुआत हमें यहीं से करनी पड़ेगी। ठीक है, दिस इज व्हाट अ लिंक लिस्ट है। अब लिंक लिस्ट में इसको पढ़ने से पहले कुछ बातें आपको इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, जो कि यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। अब एक एक बात करके समझो, अब ये समझ में आ जाएगा। लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच कैन स्टोर अ कलेक्शन ऑफ नोड्स कनेक्टेड टुगेदर वाया लिंक्स और पॉइंटर। समझ में आ गई ये बात। जो पॉइंटर है उसको लिंक भी कह रहे हैं, इसीलिए इसको लिंक्ड लिस्ट कहते हैं।
एक ऐसी लिस्ट जहां पर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आपस में पॉइंटर के थ्रू लिंक है ना। तो ये क्या है, ये लिंक्स हैं, दीज आर लिंक्स। और इन लिंक्स से बनके जो लिस्ट बनी उसको क्या कहते हैं, लिंक लिस्ट। बस सिंपल सिंपल बात है, इसे यहाँ से हटा देते हैं, कभी ऐसा लगे कि इस एरे को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर, ठीक है बेटा। दिस इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड। अब देखिए, नोड्स आर नॉट स्टोर्ड एट कॉन्टिगुअस लोकेशन। कॉन्टिगुअस का मतलब एडजेसेंट, याद रखना इस बात को। दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट, मतलब जरूरी नहीं है कि बैक टू बैक एक के बाद एक स्टोर हो, डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में वो स्टोर हो सकती हैं, बट दे आर लिंक्ड यूजिंग पॉइंटर्स टू डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। पॉइंटर यूज करके अलग अलग मेमोरी लोकेशन जहां भी हैं हम उन्हें आपस में लिंक कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इस पे काम करते हैं। अ हेड पॉइंटर पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड। ये जो हेड पॉइंटर है ये पहले नोड को पॉइंट करता है। ये एक हेड पॉइंटर है जो कि पहले नोड को, लिंक लिस्ट का जो पहला नोड है उसका एड्रेस इसके अंदर स्टोर रहता है। तो बेसिकली हेड की वैल्यू क्या रहेगी, 100। हेड के अंदर क्या स्टोर्ड है, 100। हेड एक पॉइंटर है, हेड इज अ पॉइंटर, पॉइंटर जो कि लिंक लिस्ट के पहले नोड का एड्रेस होल्ड करता है। पहले नोड का एड्रेस क्या है, 100। तो ये 100 जो होगा ये हेड के अंदर आप पहले से स्टोर करके रखते हैं। तो जब आपकी लिंक लिस्ट क्रिएट होती है तभी आपका हेड पॉइंटर जो होता है वो शुरू हो जाता है। Every node consists of data which holds the actual data associated with the node, जो कि actual data आप स्टोर कर रहे हैं, and a next pointer which holds the memory address of the next node in the linked list, है ना। हर एक नोड के दो पार्ट हैं, पहला जो एक्चुअल डेटा है और दूसरा जो कि अगले नोड से उसको लिंक करता है। बस ये बात यहाँ पर बताई हुई है। द लास्ट नोड इज कॉल्ड द टेल नोड। आप ये कह सकते हैं कि जो लास्ट नोड है जिसके बाद कोई भी और नोड नहीं है उसको हम टेल नोड कह देते हैं, इन जनरल बोल देते हैं। अदरवाइज यहाँ पर फिलहाल पहले से कोई पॉइंटर हम लगा के नहीं रखते, हालांकि हम कर सकते हैं कि एक पॉइंटर हम यहाँ तक भी लगा के रख दे। जब हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे, वहां इसका यूज होता है, ठीक है। Tail which points to null indicating the end of the list. A linked list is a dynamic data structure whose memory size can be allocated or deallocated at runtime based upon insertion or deletion। मतलब एक existing linked list है, एक ये linked list है, मान लो मुझे इसमें किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, लिंक लिस्ट का साइज जो है वो हम कम ज्यादा इजीली कर सकते हैं। क्यों, मान लो मुझे एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है तो बस मुझे क्या करना है, एक नया नोड क्रिएट करना है। मान लीजिए उसमें मुझे 10 इंसर्ट करना है तो मुझे 10 इंसर्ट करना है, इन दोनों के बीच में मुझे इंसर्ट करना है तो सिंपल मुझे क्या कर देना है, इसे यहाँ से कनेक्ट कर देना है, इसे यहाँ से कनेक्ट कर देता है, कर देना है, पॉइंटर मूवमेंट करना है। तो अब क्या हुआ, पहले ये नोड फिर ये नोड फिर ये इसका एड्रेस होल्ड करेगा, ये इसका एड्रेस होल्ड करेगा, ये इसका। तो लिंक लिस्ट को हमने देखो इंक्रीज कर दिया है ना, लिंक लिस्ट की जो लेंथ है वो इंक्रीज कर दी। तो इसकी लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज इजीली कर सकते हैं। ये क्या हुआ, मेमोरी एलोकेशन। दिस इज कॉल्ड मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी लिंक लिस्ट का जो साइज है उसको हमने ग्रो कर दिया। अगर मुझे किसी को डिलीट करना है, मान लो मुझे इस पर्टिकुलर नोड को डिलीट करना है तो क्या करेंगे, इसे यहाँ से हटाएंगे और इसे डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, तो ये जो नोड है ये डिलीट हो जाएगा, है ना। तो मतलब लिंक लिस्ट जो है वो छोटी होगी। तो इसलिए लिंक लिस्ट जो है वो एक फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर है। जब भी एज एंड व्हेन जिस भी ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है आप नोड्स को डायनेमिकली डिलीट कर सकते हो और क्रिएट भी कर सकते हो, इंसर्ट भी कर सकते हो। अगर आप डिलीट कर रहे हो तो वो मेमोरी जो है उसको फ्री कर दो, डिलीट करने के बाद मेमोरी को फ्री कर दो तो वो फ्री वाली लिस्ट में ऐड हो जाएगी। और अगर क्रिएट कर रहे हो तो डायनेमिकली आप नोड को वैल्यू असाइन कर सकते हो, मेमोरी उसको एलोकेट हो जाएगी, अब आप उसको डायरेक्टली यूज कर लो। तो देखिए अब पढ़िए, whose memory size can be allocated or deallocated at runtime। allocated मतलब नया नोड क्रिएट हुआ तो allocate हुआ, डिलीट करा तो deallocate हुआ, ठीक है। बेस्ड ऑन द ऑपरेशन इंसर्शन और डिलीशन, दिस हेल्प्स इन यूजिंग सिस्टम मेमोरी एफिशिएंटली। मतलब जब आपको रिक्वायरमेंट हुई तब आपने क्रिएट किया, जब रिक्वायरमेंट हुई तो डिलीट कर दिया, पहले से आपने कोई मेमोरी फिक्स करके नहीं रखी। लिंक लिस्ट कैन ऑल्सो बी यूज टू इम्प्लीमेंट वेरियस डेटा स्ट्रक्चर लाइक स्टैक, क्यू, ग्राफ, हैश मैप्स। इन सबको यूज करने, इनकी इंप्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट से भी कर सकते हैं, एरे से भी कर सकते हैं, लिंक लिस्ट से पढ़ेंगे इसको हम किस तरह से दोनों तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो मेन जो हमारा जो टारगेट है अब वो ये है कि ये जो लिंक लिस्ट है इसको समझना, किस तरह से हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कितने टाइप की लिंक लिस्ट होती है, इसकी अंडरस्टैंडिंग पहले थोड़ी सी ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ लिंक। तो जिस लिंक लिस्ट की मैंने अभी आपसे बात की वो सिंपल लिंक लिस्ट, लीनियर लिंक लिस्ट जिसको बोलते हैं, दैट इज सिंगुलर या सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है। देखिए सिंगली लिंक लिस्ट क्या है, हर एक नोड जो है उसके दो पार्ट हैं। एक नोड का जो स्ट्रक्चर है यहाँ बना देती हूँ मैं। अगर हम सिंगली लिंक लिस्ट की बात करें, देखिए नोड स्ट्रक्चर,
कैसे बनेगा? ये नोड है ना? हर एक नोड के दो पार्ट होते हैं। पहला वाला पार्ट है डेटा और दूसरा वाला पार्ट है पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड, पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड। दो पार्ट है यहाँ पर। पहला क्या है? डेटा पार्ट, दूसरा है पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड, जो कि अगले नोड को पॉइंट करने के लिए बताता है। एक बात है। अब अगर आप यहाँ देखें तो क्या है, मान लीजिए, चलो तीन तीन एलिमेंट की मैं लिस्ट बना रही हूँ। पहला एलिमेंट इस तरह से देखो, फर्स्ट नोड, देन सेकेंड नोड, अगर मुझे तीन वैल्यू स्टोर करानी है, और थर्ड नोड। तीन नोड बनाने पड़ेंगे, है ना? हर एक नोड की वैल्यू मान लीजिए 10, दूसरे नोड की वैल्यू है 20, तीसरे नोड की वैल्यू है 30। जरूरी नहीं है ये असेंडिंग ऑर्डर में हो, मैंने एग्जांपल इस तरह से ले लिए। मान लो 10, 20, 30 मैंने इनके अंदर स्टोर कर दिया। इसका जो एड्रेस है मान लो वो है 100, इसका एड्रेस है मान लो 200, मान लो इसका है 50। ये इसके एड्रेसेस हैं। तो बताओ, पहले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा कौन? हेड पॉइंटर। हेड पॉइंटर के अंदर क्या स्टोर होगा? 100, है ना? ये क्या बताएगा? ये मुझे फर्स्ट नोड तक ले जाएगा। अब फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या स्टोर होगा? नेक्स्ट पार्ट में क्या स्टोर होगा? अगले नोड का मेमोरी एड्रेस, अगले नोड का मेमोरी एड्रेस। तो ये पॉइंटर क्या कर रहा है? ये पॉइंटर मुझे अगले नोड तक ले जाएगा। इस नोड में अपने अगले नोड का लिंक होगा। अगला नोड का मेमोरी एड्रेस क्या है? 50। तो इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या होगा? 50 स्टोर होगा। इसके बाद कौन सा नोड है? इसके बाद कोई नोड नहीं है, तो इसके इस वाले पार्ट में क्या स्टोर होगा? नल। नल या जीरो, कुछ भी आप इसे लिख सकते हैं। तो दिस इज हाउ अ लिंक लिस्ट इज क्रिएटेड। सच काइंड ऑफ लिंक लिस्ट इज कॉल्ड एज सिंगली लिंक लिस्ट, जहां पर हर एक नोड के दो पार्ट होते हैं और इस लिस्ट को सिर्फ आप एक ही डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर सकते हैं। इस डायरेक्शन में ट्रैवर्सल हो सकता है ना? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल। इसी डायरेक्शन में आप इसे ट्रैवर्स कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लिंक्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में है। आप यहाँ पर हैं तो अगले नोड तक जा सकते हैं, यहाँ से अगले नोड तक जा सकते हैं, यहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप इसको ट्रैवर्स कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको याद रखना है, ठीक है? तो देखो, ईच नोड होल्ड्स द डेटा एंड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट, ठीक है? तो ये एड्रेस क्या है? पॉइंटेड टू द नेक्स्ट नोड, ठीक है? अब traversal can be done in one direction only as there is only single link between two nodes of the same. इतनी बात समझ में आ गई? ये तो सिंपल बात हुई। अब अगर मैं लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करूं तो ध्यान रखना, अब हम नोड का स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ये देखो, सिंपल धीरे 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 करके इस बात को समझेंगे। पहले यहां से इसको सेपरेट कर देते हैं। अब देखिए बेटा, ये जो नोड का स्ट्रक्चर मैंने बताया, जब हम इसे प्रोग्रामिंग में बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, कैसे लिखेंगे? नोड नाम का ये जो नोड है, ये पूरा क्या है? नोड है, एक नोड है। इस नोड नाम का, अब तुम एक चीज देखो, ये जो एक चीज है, स्ट्रक्चर क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि ये एक एंटिटी है जिसके अंदर दो टाइप की इंफॉर्मेशन है, एक तो डेटा और दूसरा पॉइंटर। दोनों का अलग अलग टाइप हो गया। क्या एक एरे में आप एक सिंपल वैल्यू और एक पॉइंटर साथ में स्टोर करा सकते हो? नहीं। तो ऐसी कौन सी चीज होती है जहां दो डिफरेंट तरह की चीजें आप स्टोर करा सकते हो? स्ट्रक्चर। पढ़ो, सी में क्या था? सी में स्ट्रक्चर एक ऐसा सेकेंडरी टाइप था जिसके अंदर आप डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हो, है ना? तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? एक नोड का जो स्ट्रक्चर है उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे डिफाइन करना पड़ेगा? इस तरह से, स्ट्रक्ट नोड। मतलब नोड क्या है? एक ये है, ये क्रिएट कर रहे हैं हम, इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं। तो नोड क्या है? ये एक नोड है, दिस इज अ नोड, स्ट्रक्ट नोड, है ना? स्ट्रक्ट नोड। और हर एक नोड के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? बस वो चीजें हमें इस स्ट्रक्चर को बनाते हुए इसके अंदर डाल देनी है। क्या? डेटा। कैसा? इंटीजर मान के चल रहे हैं हम, इंट डेटा। एक तो डेटा स्टोर करेंगे और नोड के अंदर क्या आएगा? एक पॉइंटर। अब जरा ध्यान से समझो, ये जो पॉइंटर होगा ये किस टाइप का होगा? ये किसे पॉइंट करेगा? ये जो पॉइंटर है ये किसे पॉइंट कर रहा है? ये दूसरे नोड को पॉइंट कर रहा है। तो जब भी हम किसी पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं तो उसका टाइप क्या रखते हैं? अगर मान लो मैंने ये कहा, समझो
अगर मैंने कहा कि इंटीजर पॉइंटर p, तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है p एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर सकता है। तो मुझे इंटीजर पॉइंटर p बनाने का मतलब है कि p एक ऐसा पॉइंटर वेरिएबल है जो किसी दूसरे इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर सकता है। अब मुझे एक ऐसा पॉइंटर चाहिए जो किसी नोड का एड्रेस होल्ड कर सके। ये नोड है, नोड का एड्रेस होल्ड करवाना है, तो नोड का एड्रेस होल्ड करने के लिए किस टाइप का पॉइंटर चाहिए? नोड टाइप का पॉइंटर चाहिए। जिस टाइप का एड्रेस होल्ड कराना है उसी टाइप का तो पॉइंटर चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर मुझे इंटीजर का एड्रेस होल्ड कराना था तो मैंने इंटीजर पॉइंटर बनाया। अब अगर मुझे किसी नोड का एड्रेस होल्ड कराना है तो मुझे इस नोड के टाइप का ही पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो नोड का टाइप क्या है? स्ट्रक्ट नोड। स्ट्रक्ट नोड क्या है? एक नया टाइप है। स्ट्रक्ट नोड इज अ न्यू टाइप। अगेन मैं कह रही हूँ, फर्स्ट ईयर में स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसी की इंप्लीमेंटेशन है पूरी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक ये बातें कंफ्यूज करेंगी। एक बार पूरा स्ट्रक्चर रिवाइज करना है, हालांकि अभी मैं बता दूंगी। तो फिलहाल के लिए याद रखो, नोड का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे लिखा जाएगा? स्ट्रक्ट नोड। ये एक नया टाइप बनाया, नोड नाम का एक स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। उसको बनाने का ये तरीका है, स्ट्रक्ट कीवर्ड है सी में और साथ में नोड हमने इसका नाम रख दिया। तो स्ट्रक्ट नोड इज अ न्यू डेटा टाइप। नाउ उस डेटा टाइप के अंदर किस टाइप की वैल्यूज हो सकती है? एक तो होगा डेटा और दूसरा होगा पॉइंटर टू नोड। पॉइंटर टू नोड। पॉइंटर किस कैसा पॉइंटर? नोड टाइप का पॉइंटर। तो टाइप का नाम क्या है? स्ट्रक्ट नोड। तो इसी टाइप का पॉइंटर होगा, तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? स्ट्रक्ट नोड और इसी टाइप का पॉइंटर जिसका नाम हमने रख दिया मान लो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अगले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। नेक्स्ट नाम का एक पॉइंटर अगले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। तो ये देखिए इसकी जगह क्या है? इस तरह इंटीजर पॉइंटर p, वही तो है। तो p इज अ पॉइंटर विच होल्ड्स एड्रेस ऑफ एन इंटीजर वेरिएबल। देखो समझो, इसको इससे रिलेट करके देखो। जिन बच्चों को ने सी में ढंग से नहीं पढ़ रखा उन्हें कंफ्यूजन होगा। इंटीजर पॉइंटर p, दो डिक्लेरेशंस हैं ये और ये, इन्हें मैच करके देखो। इसका मतलब क्या होता है? p इज अ पॉइंटर विच कैन स्टोर एड्रेस ऑफ एन इंटीजर वेरिएबल, है ना। इसकी जगह p की जगह मैंने क्या लिखा? नेक्स्ट। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट इज अ पॉइंटर विच कैन होल्ड एड्रेस ऑफ अ नोड। किस टाइप का? स्ट्रक्ट नोड टाइप के किसी भी चीज का, स्ट्रक्चर का एड्रेस होल्ड करेगा। तो बस इस तरह से हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। तो एक नोड का जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा। ये क्या बता रहा है? कि हर एक नोड के अंदर एक डेटा होगा इंटीजर टाइप का और हर एक नोड के अंदर एक पॉइंटर होगा जो कि स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर होगा, क्योंकि ये किसी दूसरे नोड का एड्रेस होल्ड कर सकता होगा। ये कैपेबिलिटी हम इसको देंगे। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ नोड। ये चीज आपको पढ़नी है। तो सिंगली लिंक लिस्ट की बात हम जब भी करते हैं तो सिंगली लिंक लिस्ट में एक नोड के स्ट्रक्चर को किस तरह से दिखाया जाता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है और ये इम्प्लीमेंटेशन में आपके काम आएगी। अब आपको एक एक करके सब चीजें बाय हार्ट याद रखते चलना है। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है ना। और याद करो, जब हमने फर्स्ट ईयर में सी प्रोग्रामिंग पढ़ी थी तो वहां देखा था ना, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर को सेल्फ रेफरेंशियल कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, एक स्ट्रक्चर नोड जो डेफिनेशन नोड के क्रिएशन में, उसकी डेफिनेशन में उसी टाइप का एक वेरिएबल आप क्रिएट कर रहे हो, तो ये इसी को रेफर कर रहा है। इट इज रेफरिंग टू द सेम थिंग, दैट इज कॉल्ड, इट इज अ सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड सेल्फ, इधर को लिख देते हैं, और दिस इज सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह से आपकी सिंगली लिंक लिस्ट काम करती है। अब देखते हैं अगला, डबली लिंक लिस्ट। फिर वही नोड स्ट्रक्चर की बात करेंगे। चलिए, डबली लिंक लिस्ट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? अब मैं थोड़ा सा फास्ट बताऊंगी, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है ना। इसमें हर एक नोड के 3 पार्ट होते हैं। ईच एंड एवरी नोड हैज 3 पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट डेटा, बीच वाला पार्ट डेटा, दिस इज पॉइंटर टू previous node, this is pointer to next node। तो अब हर एक नोड के 3 पार्ट है। पहला वाला पार्ट क्या है?
पहले वाले नोड का एड्रेस मतलब पहले, इससे पहले वाले नोड का एड्रेस, ये डेटा मान लो 10 है और ये इससे अगले वाले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। तो हर एक नोड अपने से पहले वाले और अपने बाद वाले नोड्स के साथ कनेक्टेड है। बस इस तरह से जब हम बनाएंगे लिस्ट को तो वो एक डबली लिंक लिस्ट बनेगी। तो देखो चलो एक 3 एलिमेंट की डबली लिंक लिस्ट अगर मैं बनाऊं, 3 एलिमेंट यूज करके बनाते हैं। वैल्यूज देख लेते हैं, पुरानी वाली चलो छोड़ो, नई वैल्यूज उठा लेते हैं। 10 20 30 हमने यूज की थी, सेम एग्जांपल के साथ इसको भी बनाते हैं। चलिए देखिए, ये है पहला नोड, पहले नोड की 3 पार्ट, ऐसे ही दूसरा नोड, दूसरे नोड के भी 3 पार्ट। बिल्कुल पहले वाली लिस्ट को ही मैं डबली लिंक लिस्ट की तरह बना रही हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक बने, है ना। पहले वाले नोड का एड्रेस मान लो 100, दूसरे नोड का एड्रेस 200 और तीसरे नोड का एड्रेस है 50। ठीक, अब हेड पॉइंटर है जो कि पहले वाले नोड का एड्रेस होल्ड करता है, दैट मीन्स इट इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट। इसमें 10 स्टोर्ड है, इसमें 20 स्टोर्ड है, इसमें 50 स्टोर्ड है। ध्यान से देखते रहना, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, ये अपने से पहले वाले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा, फर्स्ट वाला। तो क्या इससे पहले कोई नोड है? नहीं है, तो इसके अंदर क्या स्टोर्ड होगा? नल। इसके पहले कोई नोड नहीं है, तो इसलिए डबली लिंक लिस्ट में जो फर्स्ट नोड होता है उसका जो प्रीवियस वाला पॉइंटर है, इसमें 2 पॉइंटर होंगे, एक प्रीवियस एक नेक्स्ट। प्रीवियस पॉइंटर क्या करेगा? अपने से पहले वाले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। नेक्स्ट पॉइंटर अपने से बाद वाले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। तो प्रीवियस में नल है क्योंकि इससे पहले कोई नोड नहीं है, ये तो बेसिकली पॉइंटर है जो इसको पॉइंट कर रहा है, इसका हैंडल है, ठीक है। अब ये क्या होल्ड करेगा? 200। क्या मतलब? दिस इज पॉइंटिंग टू दिस वन। करेक्ट, इतनी बात हो गई। चलो इसने क्या होल्ड कर लिया? 200, मतलब 200 पॉइंट करके ये इस वाले नोड को पॉइंट कर, इतना कंप्लीट, ये नोड कंप्लीट हो गया। अब इसे देखो, इसका जो प्रीवियस वाला पार्ट है, प्रीवियस वाला पार्ट अपने से पहले वाले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। इससे पहले वाले नोड का एड्रेस क्या है? 100। तो इसने क्या स्टोर कर लेना है? 100। इसका मतलब इट इज पॉइंटिंग टू, ये इसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, ये अपने से पहले वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। हो गया काम। अब ये वाला क्या है? इसका नेक्स्ट पॉइंटर, ये अपने बाद वाले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। क्या एड्रेस है? 50। इसने अपने बाद वाले नोड को पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया, ये इसे पॉइंट कर रहा है। यहाँ तक के कनेक्शन हो गए। ये अपने पहले वाले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा इसके प्रीवियस में, तो प्रीवियस में पहले वाले नोड का एड्रेस कितना है? 200। तो ये क्या स्टोर करेगा? 200। और ये किसे पॉइंट करेगा? इस वाले नोड। तो हर एक नोड अपने से पहले वाले और अपने बाद वाले नोड का एड्रेस होल्ड करता है। देखो इसने अपने से पहले वाले का और अपने बाद वाले का एड्रेस होल्ड कर रखा है। 2 डायरेक्शन में आपके जो पॉइंटर्स हैं वो चल रहे हैं। अब इसके बाद कोई नोड है? नहीं है, तो लास्ट वाले नोड का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसमें क्या स्टोर कर देंगे? दिस इज अ डबली लिंक लिस्ट। तो डबली लिंक लिस्ट और सिंगुलर लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस है? सिंगली लिंक लिस्ट में हर एक नोड सिर्फ अपने बाद वाले नोड का एड्रेस होल्ड करता है, जबकि डबली लिंक लिस्ट में हर एक नोड अपने से पहले वाले और अपने बाद वाले दोनों नोड्स का एड्रेस होल्ड करता है। तो इसका मतलब इसका जो ट्रैवर्सल है ये दोनों डायरेक्शंस में हो सकता है, इधर भी और इधर भी, बोथ वेज। आप इधर से इधर भी आ सकते हो, इधर से इधर भी जा सकते हो, क्योंकि हर एक नोड प्रीवियस और आफ्टर, नेक्स्ट दोनों का एड्रेस होल्ड करके रख रहा है। अब अगर मैं इसे इंप्लीमेंट करने लगूं तो इसमें एक नोड का स्ट्रक्चर क्या होगा? अब उसमें 3 चीजें होंगी। देखो, स्ट्रक्ट नोड, एक नोड का हम स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, तो जो नोड हम बनाएंगे उसके अंदर क्या होगा? एक तो होगा डेटा, इंट डेटा, डेटा स्टोर करेंगे, और 2 पॉइंटर होंगे, एक पहले वाले के लिए एक बाद वाले के लिए। तो क्या हुआ? स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर प्रीवियस और स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट, ये बाद वाले। तो अब एक नोड को, जब भी हम एक नोड की बात करेंगे तो एक नोड जो है वो 2 पॉइंटर कैरी करेगा, एक प्रीवियस नोड के लिए एक नेक्स्ट नोड के लिए। तो दिस इज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड, दिस इज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। तो एक सिंगल नोड का स्ट्रक्चर जो है देखो वो डिफर यहाँ पर कर गया, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम सिंगली लिंक। जब हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो नेचुरली ये इंप्लीमेंटेशन में भी डिफरेंस आएगा, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आती जा रही है? तो ये आपका डबली लिंक लिस्ट हो गया। अब देखो तीसरा, फिर आती है आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या करती है?
ये देखो सर्कुलर लिंक लिस्ट दोनों तरीके से हो सकती है, सिंगल लिंक लिस्ट के साथ भी हो सकती है और डबली लिंक लिस्ट के साथ भी हो सकती है। ठीक है, तो अभी इसको एग्जाम्पल में देखेंगे। इट कैन बी डिवाइडेड एज, अब इसमें सर्कुलर का मतलब क्या हुआ है, सर्कुलर लिंक लिस्ट सिंगली सर्कुलर भी हो सकती है और डबली सर्कुलर भी हो सकती है। दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सिंगली और डबली दोनों तरीके से इसको करेंगे। दोनों के एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको लिख रही हूँ। चलिए अब देखिए, चलो यहाँ पर ऐसे ही लिख देते हैं। सबसे पहले आती है आपकी सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट। सिंगली से समझ में आ जाएगा, फिर हम डबली की बात कर लेंगे। ठीक है, कैसे बनेगी देखो। 10 मैं सीधा सीधा लिख रही हूँ, अब यहाँ एड्रेस नहीं लिख रही हूँ। फिर ये है 20, ये पॉइंट कर रहा था 30 को। ठीक है, ये हमारी सिंगली लिंक लिस्ट है। ये क्या है 100, मान लो ये 200 और ये 50 था शायद, क्या था वही एड्रेस, सेम एग्जांपल लिख देते हैं 50। यहाँ पर चलो चेंज कर देती हूँ ताकि अननेसेसरी का कंफ्यूजन ना हो। कि वैल्यू को रख लो 80, है ना, ये 50 और 80 अलग अलग दिख जाए, बस इसलिए मैंने ये काम किया है। सेम भी रखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब देखिए, मान लीजिए इसका एड्रेस मैंने रख दिया। अब अगर ये सिंगली लिंक लिस्ट होती, सिर्फ सिंगली लिंक लिस्ट होती, तो इसके लास्ट में जाके नल हो जाता, यहाँ पर नल स्टोर करते। लेकिन क्योंकि ये सर्कुलर है, तो सर्कुलर का मतलब है कि लास्ट नोड जो होगा वो फर्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। सर्कुलर लिंक लिस्ट में लास्ट नोड फर्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करता है। तो बस यहाँ से सीधी सीधी बात क्या हुई कि बस ये डिफरेंस है कि जो लास्ट नोड है इट विल होल्ड द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट। दिस इज सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट, बस इतना डिफरेंस है। नोड का जो स्ट्रक्चर है वो नोड स्ट्रक्चर सेम रहेगा, जो सिंगली लिंक लिस्ट है जो उसका नोड स्ट्रक्चर है वही सेम नोड स्ट्रक्चर सर्कुलर लिंक लिस्ट के हिसाब से भी चलेगा। अब अगर इसी लिंक लिस्ट को हम डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट बनाने लगे तो उस केस में क्या चेंज आएगा, ये देखो। इसी को अगर डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट की तरह इंप्लीमेंट करें तो हर एक नोड जो है उसके 3 पार्ट है। डबली लिंक लिस्ट में अगर सर्कुलर लगाना है तो हर एक नोड के 3 पार्ट हैं, 1 2 3, ऐसे यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, पहले वाले में क्या है 10, दूसरे में स्टोर किया 20, तीसरे में स्टोर किया 30। इसका एड्रेस है मान लो 100, इसका एड्रेस है 200, इसका एड्रेस है 50। हेड पॉइंटर सब में सेम रहेगा। हेड पॉइंटर विल पॉइंट टू द फर्स्ट नोड ऑफ द डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, अब डबली लिंक लिस्ट में अगर सर्कुलर लिस्ट बनानी है तो उस केस में क्या होगा, डबली लिंक लिस्ट क्या कहती है, ये इसका एड्रेस होल्ड करेगा, ये इसका एड्रेस होल्ड करेगा, है ना। ऐसे ही ये इसका एड्रेस होल्ड करेगा, ये प्रीवियस वाले का एड्रेस होल्ड करेगा। ठीक बात है। अब ये वाला जो पॉइंटर है ये क्या करेगा, डबली लिंक लिस्ट सर्कुलर बनाना है। सर्कुलर मतलब यहाँ पर नल नहीं आना चाहिए, नल की बजाय क्या करेगा बताओ, ये फर्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। तो इट विल होल्ड द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, will hold the address of फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट, है ना। लास्ट में ये फर्स्ट नोड पे एड्रेस होल्ड करेगा और जो फर्स्ट नोड है उसके प्रीवियस में कौन होगा, लास्ट नोड। तो ये प्रीवियस वाला जो है इसमें क्या स्टोर होगा, इसमें लास्ट नोड का एड्रेस स्टोर होगा। तो डबली लिंक लिस्ट में, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट में जो लास्ट नोड है वो पहले वाले नोड का एड्रेस होल्ड करता है नेक्स्ट में, मतलब इसके बाद ये आएगा और ये कहता है मेरे से पहले कौन आया, भाई नेचुरली अगर इसके बाद ये वाला नोड है तो इससे पहले कौन सा है, वो वाला है ना। तो इसके प्रीवियस में लास्ट वाले नोड का एड्रेस होल्ड होगा। तो डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट में इस तरह से काम होता है। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट बेसिकली क्या है, जिसका कोई एंड नहीं है, जब तक आप चाहें उसको रिपीटेडली ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो देखिए
सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या है? सर्कुलर लिंक लिस्ट कैन एग्जिस्ट इन बोथ सिंगली लिंक लिस्ट एंड डबली लिंक लिस्ट। इतनी बात तो समझ में आ रही है? ये क्या है? ये एग्जांपल है डबली लिंक लिस्ट। दिस इज डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, सिंस द लास्ट नोड एंड द फर्स्ट नोड ऑफ द सर्कुलर लिंक लिस्ट आर कनेक्टेड, लास्ट और फर्स्ट कनेक्टेड है, द ट्रैवर्सल इन दिस लिस्ट विल गो ऑन फॉरएवर अंटिल इट इज ब्रोकन। मतलब आपको कंडीशन के ऊपर बेस्ड इसका ट्रैवर्सल करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी जाके लिस्ट जो है वो एंड नहीं हो रही है, खत्म नहीं हो रही है, लिस्ट सर्कुलर मैनर में चलती रहेगी जब तक आप इसको ट्रैवर्स करना चाहें। ठीक है, तो ये तो बेसिकली टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट हुआ। अब जब हम इंप्लीमेंटेशन पढ़ेंगे तो शुरू करेंगे पहले सिंगली लिंक लिस्ट से, फिर डबली लिंक लिस्ट से, फिर सर्कुलर, फिर डबली सर्कुलर, इस तरह से अब इनकी इंप्लीमेंटेशन बेसिकली सर्कुलर लिंक लिस्ट तक इनकी इंप्लीमेंटेशन सिलेबस में आ जाती है। नाउ दीज आर द बेसिक ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द लिंक लिस्ट। इंसर्शन कर सकते हो आप किसी एलिमेंट को डिफरेंट प्लेसेस पर, डिफरेंट केसेस होंगे देखेंगे हम। डिलीट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं लिंक लिस्ट के कंटेंट को, सर्च कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर कंटेंट को। तो गिवन मतलब बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट से, लास्ट से, पोजीशन से, बहुत सारी चीजें हैं जो नंबर ऑफ ऑपरेशन आप इसके ऊपर कर सकते हैं। इंसर्शन, डिलीशन, डिस्प्ले, सर्चिंग, सॉर्ट भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें हो जाएंगी। ठीक है बेटा, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एरे और लिंक लिस्ट में डिफरेंस पूछा जाता है, पढ़ चुके हैं हम कई बार, एक बार फिर रिपीट करती हूँ, उसको ध्यान से समझना। एरे बेसिकली क्या है? एरे एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है जिसमें सारे एलिमेंट सिमिलर टाइप के होने चाहिए, ये बात हमें पता है। लिंक लिस्ट भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिसमें कि हर एक ऑब्जेक्ट एक नोड की फॉर्म में रहता है। नोड जो है उसके दो पार्ट होते हैं, डेटा और एड्रेस पार्ट। तो ये तो बेसिकली डेफिनेशन हो गई, है ना। अब एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन पे होते हैं, पता है हमें, बहुत देर से हम इसी बात को डिस्कस कर रहे थे। लिंक लिस्ट जो है उसमें जो नोड्स हैं या जो एलिमेंट हैं वो मेमोरी में कहीं भी स्टोर हो सकते हैं और वो पॉइंटर्स के थ्रू आपस में कनेक्टेड रहते हैं। कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन जरूरी नहीं है उनको मिले। ठीक है, अब एरे जो है वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन करता है, स्टैटिक मेमोरी के ऊपर काम करता है। मतलब मेमोरी का जो साइज होता है वो फिक्स होता है। अगर आपने 200 एलिमेंट्स का एक एरे क्रिएट कर दिया और वो इंटीजर एरे है, और मान लो एक इंटीजर 2 बाइट या 4 बाइट ले रहा है, तो मतलब 400 या 800 जिस जो भी आप बाइट में अज्यूम कर रहे हो उसके हिसाब से उतनी स्पेस आपको एलोकेट हो जाएगी, चाहे आप उसको यूज करो या ना करो। कम यूज करोगे तो वेस्ट हो जाएगी, ज्यादा आप उससे ज्यादा यूज कर नहीं सकते। तो मेमोरी जो है वो फिक्स हो गई। कंपाइलेशन के टाइम पर मेमोरी एलोकेट हो जाती है, इसीलिए उसको स्टैटिक एलोकेशन। जबकि जो लिंक लिस्ट है वो डायनेमिकली मेमोरी को क्रिएट करती है। मतलब एग्जीक्यूशन के टाइम पर मैलॉग कैलॉग फंक्शन की हेल्प से हम एक नोड क्रिएट करते हैं और उसे लिस्ट के अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जो मेमोरी का साइज है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपने एक नोड को डिलीट किया तो अब उस नोड की मेमोरी रिलीज हो जाएगी, मेमोरी साइज कम हो जाएगा यूज हुआ हुआ, है ना। और अगर आप कोई नया नोड इंसर्ट कर रहे हो तो मेमोरी नई एलोकेट करके उस नोड को लिस्ट में ऐड कर दो। तो लिंक लिस्ट जो है वो फ्लेक्सिबल है, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है, एग्जीक्यूशन के टाइम पर क्रिएट की जा सकती है। इसको साइज को रिड्यूस और इंक्रीज आप डायनेमिकली कर सकते हो। एरे का साइज फिक्स होता है, स्टैटिकली इसको मेमोरी मिल जाती है, इसका साइज आप चेंज नहीं कर सकते। ये बेसिक चीजें हैं जो हमें पहले से पता है। ठीक है, और जब हम लिस्ट बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब दूसरी बात, एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, आपस में एलिमेंट्स का कोई रिलेशन नहीं है ना। जैसे अगर मैंने कहा कि देखो ये एक एरे बनाया मैंने 3 8 5 6 2, तो बस ये बैक टू बैक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है। क्या 5 का 8 से कोई कनेक्शन है? क्या 5 का 6 से कोई कनेक्शन है? नहीं, सारे इंडिपेंडेंट है, बस बैक टू बैक स्टोर्ड है। जबकि जो लिंक लिस्ट है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो अपने साथ वाले एलिमेंट्स के साथ डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे सिंगली लिंक लिस्ट की हम बात करें तो सिंगली लिंक लिस्ट में अब एक एलिमेंट है जो कि अगले वाले एलिमेंट का एड्रेस होल्ड कर रहा है, ये अपने से अगले वाले का एड्रेस होल्ड कर रहा है। तो एक लिस्ट का जो एक नोड है वो सिर्फ अपने पे ही नहीं, उसी के ऊपर डिपेंडेंट है नेक्स्ट नोड के ऊपर जाने के लिए भी। तो आपस में कनेक्टेड है, इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं है। आप यहां पर गए तो इसकी एड्रेस की इंफॉर्मेशन इसके अंदर पड़ी हुई है। तो इसलिए एरे का एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की कोई इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करता, जबकि लिंक लिस्ट के सारे नोड जो हैं वो अपने से आगे वाले, अगर आप सिंगली लिंक लिस्ट की बात करो डबली है तो अपने से पहले और अपने बाद वाले नोड्स के साथ भी कनेक्टेड रहता है। तो मतलब नोड जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, डिफरेंसेस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बताने पड़ेंगे। अब आता है एरे टेक्स मोर टाइम फॉर परफॉर्मिंग इंसर्शन एंड डिलीशन। क्या मतलब हुआ? एरे के अंदर अगर आपको इंसर्शन डिलीशन करना है तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू लिंक लिस्ट। क्या मतलब है? चलो एग्जांपल से समझो।
कर चुके हैं ऑलरेडी हम ये काम। जैसे मान लीजिए अगर कोई एरे बना, ये एरे मैंने बनाया, सपोज 3 6 8 9 5 1, ठीक है, बड़ा एरे है और मैंने सिर्फ इतने एलिमेंट्स इसके अंदर स्टोर कर, मैंने मान लिया कि इतने एलिमेंट इसके अंदर पड़े, ठीक है। अब अगर मुझे मान लो इस पर्टिकुलर प्लेस पर, किस प्लेस पर, इस पर्टिकुलर प्लेस पर मुझे 7 इंसर्ट करना है, इंसर्ट 7, यहाँ पर 8 की जगह मुझे 7 इंसर्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले इस 1 को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, इसे यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, इसे यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, इसे यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर मुझे 7 को स्टोर करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एग्जिस्टिंग एरे के अंदर मुझे किसी नई वैल्यू को स्टोर करना है तो पहले मुझे उस वैल्यू के लिए जगह बनानी पड़ती है, एरे को एक एक करके शिफ्ट करना पड़ता है उस लोकेशन तक, और वहां जाके फिर मुझे उस एलिमेंट को स्टोर करना होता है। तो पहले यहाँ 1 जाएगा, फिर यहाँ 5 जाएगा, फिर यहाँ 9 आएगा, फिर यहाँ 8 आएगा, तब जाके यहाँ पर 7 को हम इंसर्ट कर पाएंगे, है ना। तो इसका मतलब एरे में वर्स्ट केस में अगर मुझे इंसर्शन करना है तो कितना टाइम लगेगा, चलिए लिख लेते हैं। फर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस, 3 केसेस की बात कर लेते हैं, है ना। वर्स्ट केस में कितना टाइम लगेगा, एरे में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उन सबको शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं आपसे कह दूं कि आप एरे के फर्स्ट प्लेस पे किसी नई नंबर को इंसर्ट करिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो n के n नंबर ऑफ शिफ्टिंग ऑपरेशंस आपको करने पड़ेंगे। तो वर्स्ट केस में बिग O ऑफ n टाइम्स आपको ये लेगा इंसर्शन ऑपरेशन। ऐसे डिलीशन की बात करो, मैं बिल्कुल साथ साथ दोनों बातें कर रही हूँ। अगर आप किसी एलिमेंट को डिलीट करने लगो, मान लो मुझे 3 को डिलीट करना है, तो 3 को डिलीट करेंगे तो इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको इधर, इसको इधर, इस लेफ्ट साइड में हमें सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इंसर्शन और डिलीशन, केस में अगर मुझे पहले ही एलिमेंट को डिलीट करना है, पहली लोकेशन पे मुझे कोई नया एलिमेंट बिठाना है, लाके नया इंसर्ट करना है, तो मुझे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट एरे में है उतनी ही नंबर ऑफ शिफ्टिंग ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। मतलब वर्स्ट केस में जितने एरे में एलिमेंट हैं उतने ही नंबर ऑफ ऑपरेशन करने पड़ेंगे, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है। बेस्ट केस क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि एरे के लास्ट में इंसर्ट कर दीजिए या लास्ट वाले डेटा को डिलीट कर दीजिए, एरे के जो लास्ट प्लेस है वहां पर कोई इंसर्ट कर दो, अगर लोकेशन है, मान लो यहाँ पर आपको कोई नई वैल्यू डालनी है तो कितना टाइम लगेगा, बिग O ऑफ 1, सीधे जाके डालो, इंडेक्स उठाओ और डाल दो। या लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट करना है तो भी बिग O ऑफ 1 टाइम में बेस्ट केस में आप ये काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एवरेज केस है, एवरेज केस मतलब बीच में कहीं पर इंसर्शन या डिलीशन हो रहा है, तो ऑन एन एवरेज कितना हम कहेंगे, मैक्सिमम n/2 नंबर ऑफ ऑपरेशन, n/3, n/4, लेकिन होगा वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ n ही। तो एरे के केस में वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस में ये कॉम्प्लेक्सिटीज इंसर्शन डिलीशन की आती है ना भाई। वर्स्ट बेस्ट एवरेज केस वो डिपेंड करता है कि कहाँ से आप इंसर्ट डिलीट कर रहे हो, डायरेक्टली डिलीट कर पाओगे या आपको पहले शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, कितनी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी उसके हिसाब से आप केस बना सकते हो। ठीक, इतनी बात समझ आती है। तो इसका मतलब इंसर्शन डिलीशन जो है वो कॉम्प्लेक्स है इन केस ऑफ एरे। अगर मुझे लिंक लिस्ट के अंदर वही काम करना है तो देखो यहाँ पर ये लिंक लिस्ट है, मान लो ये लिंक लिस्ट मैंने बनाई, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, मान लो 4 एलिमेंट है, ठीक है, और ये है 3 6 8 9, मान लो ये 4 एलिमेंट मैंने ले लिए लिस्ट के अंदर, ठीक है। अब मुझे एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, सपोज 7, जो भी एलिमेंट मुझे इंसर्ट करना है उस एलिमेंट को इन दोनों के बीच में मुझे इंसर्ट करना है। यहाँ पर ये पोजीशन है जहां पर मुझे इस पर्टिकुलर एलिमेंट को इंसर्ट करना है। तो सिंपल मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ तक जाना है और यहाँ बस पॉइंटर एक्सचेंज कर देने, है ना। ये वाला इसके नेक्स्ट में इसे लगा दो और इसके नेक्स्ट में इसे लगा दो, तो नेचुरली इन दोनों के बीच का जो पॉइंटर है ये ब्रेक हो जाएगा। भाई ये जो नोड्स हैं ये इन लिंक्स की हेल्प से तो कनेक्टेड है, इन दोनों के लिंक के बीच का जो लिंक है उसे ब्रेक कर दो और इसके नेक्स्ट वाले में इसे जोड़ दो, इसके नेक्स्ट वाले में इसे जोड़ दो, तो नेचुरली ये नोड जो है इनके बीच में आ जाएगा, है ना। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आपको इस नोड को यहाँ इंसर्ट करना है तो पहले ट्रैवर्स करके आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। भाई आपको जहां भी इंसर्ट करना है पहले ट्रैवर्सल आप डायरेक्टली तो पहुंच नहीं सकते, आपको यहीं से शुरू करके पहले उस नोड तक आना पड़ेगा जिसके बाद आपको इंसर्ट करना है।
तो यहाँ पर भी बेस्ट केस, या चलो लिख लेते हैं, देखो यहाँ पर भी अगर वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस की बात करें, ध्यान से समझना इस बात को। बेस्ट वर्स्ट केस क्या है, बिग ऑफ एन ही है कॉम्प्लेक्सिटी। क्यों? क्योंकि यहां से मान लो 10 एलिमेंट के बाद आपको जाके इंसर्ट करना है, तो वर्स्ट केस कौन सा होगा कि लास्ट में इंसर्ट करना है, 10 वाले एलिमेंट तक जाओगे पहले, तब ये कनेक्शंस करोगे, तो बिग ऑफ एन टाइम लगेगा। बेस्ट केस में क्या होगा, बिल्कुल पहले वाले प्लेस पर ही, आपको ट्रैवर्स करके कहीं जाना नहीं है, फर्स्ट नोड अगर आपको इंसर्ट करना है, इससे पहले अगर आपको कोई नोड इंसर्ट करना है तो वो बेस्ट केस है। वो तो सिर्फ एक बार में पॉइंटर एक्सचेंज से, भाई पॉइंटर्स आपस में एक दूसरे के एक्सचेंज कर दो और वो लग जाएगा। एवरेज केस में भी बिग ऑफ एन ही टाइम लगेगा। मतलब 100 एलिमेंट्स की अगर लिस्ट है और आपको 30 एलिमेंट्स के बाद कोई एलिमेंट अगर स्टोर करना है तो वो ऑर्डर ऑफ एन टाइम ही लेगा। तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि सेम है, कॉम्प्लेक्सिटी सेम है इंसर्शन डिलीशन की, लेकिन ये कह रहे हैं कि लिंक लिस्ट जो है वो इंसर्शन डिलीशन में कम टाइम लेता है। क्यों लेता है, ये चीज इंपॉर्टेंट समझनी है। पहली बात तो एरे में अगर आपको इंसर्शन डिलीशन करना है तो देखो लग रहा है बिग ऑफ एन टाइम, लेकिन जो ऑपरेशन आप कैरी आउट कर रहे हो उसमें आपको एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ रहा है। अगर एरे के अंदर उठा के एक एलिमेंट को रीड करके आप उसे शिफ्ट कर रहे हो तो उसका मतलब आपको मेमोरी रीड करनी है, फिर आप मेमोरी राइट कर रहे हो, तो मेमोरी रीड और मेमोरी राइट करनी पड़ रही है। यहाँ पर आप ट्रैवर्स कर रहे हो, ट्रैवर्स मतलब पहले यहाँ जाओगे फिर यहाँ जाओगे फिर यहाँ जाओगे, आप किसी एलिमेंट को उठा के किसी दूसरी जगह थोड़ी ना रख रहे हो, कोई शिफ्टिंग थोड़ी ना कर रहे हो। तो कहने को तो कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ही है, लेकिन जो टाइम है वो एज कंपेयर टू एरे यहाँ पर कम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आप वैल्यूज को शिफ्ट कर रहे हो, मेमोरी से रीड करके दूसरी जगह वैल्यूज को लिखना पड़ रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना पड़ रहा। तो इसलिए ये कहते हैं कि इंसर्शन डिलीशन जो होता है वो लिंक लिस्ट के केस में कंपैरेटिवली इजी होता है या फास्ट होता है एज कंपेयर टू एरे, बिकॉज देयर इज नो नीड फॉर एनी शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो खाली इस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर बेस मत समझना, ये समझना कि जो ऑपरेशन है यहाँ पर तो सिंपल ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, पॉइंटर एक्सचेंज कर रहे हैं, भाई इसे इधर लगा दो इसे इधर लगा दो, कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है ना। बट जितना टाइम यहाँ तक जाने में लगा उतना ही टाइम तो लगा, बाकी तो एक दो स्टेप में आप ये काम कर दोगे। कांस्टेंट दो दो तीन चार 100 स्टेप भी अगर कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट टाइम माना जाएगा। एक बात है, तो डिलीट अगर आपको करना है तो मान लीजिए इस नोड को डिलीट करना है तो बस इसके बाद ये वाला नोड कनेक्ट कर दो, सिंपल। इस तरह से इंसर्शन डिलीशन जो है वो लिंक लिस्ट में इजी होता है एज कंपेयर टू एरे, फास्ट होता है एज कंपेयर टू एरे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगली बात, एक्सेसिंग एन एलिमेंट इन एन एरे इज फास्टर एज कंपेयर टू लिंक लिस्ट। क्यों? क्योंकि एरे में एलिमेंट को आप डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हो, जैसे हमने यहाँ कहा कि 8 6 3 1 2 4 और भी एरे के एलिमेंट्स हैं, मान लो 0 1 2 3 4 5, ये इसके इंडेक्स हैं। अगर मुझे इस एलिमेंट को एक्सेस करना है तो ये क्या है, a ऑफ 3, इसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। क्यों डायरेक्टली एक्सेस इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमने इंडेक्स एड्रेस फॉर्मूला पढ़ लिया। अगर इसका इंडेक्स 100 है, इसका एड्रेस 2 है, इसका 4 है, इसका 6 है, इसका 8 है, इसका 10 है, बैक टू बैक कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पर होते हैं, हम डायरेक्टली a ऑफ 3 का जो एड्रेस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए एरे में अगर हम किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली उसके एड्रेस पर जाके उसे एक्सेस कर सकते हैं। जबकि लिंक लिस्ट में अगर मुझे किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है, मान लो देखो अब अगर मैं लिंक लिस्ट बना लूं, अब देखो ध्यान से समझना, मान लो मैंने एक लिस्ट बनाई, हेड पॉइंटर है, हेड पॉइंटर से मैंने 1 2 3 4 4 एलिमेंट की लिस्ट बनानी, लास्ट में मैंने नल स्टोर, ये क्रॉस का मतलब है नल। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर मान लीजिए मुझे 10 20 30 40 मुझे इस एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो मुझे पहले मूव करते हुए पहले यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ जाना पड़ेगा। जब हम यहाँ पहुंच जाएंगे तब जाके हम इस 20 को एक्सेस कर पाएंगे, है ना। तो डायरेक्टली हम, क्योंकि देखो इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए मेरे पास डायरेक्टली ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं डायरेक्टली यहाँ तक पहुंच जाऊँ, क्योंकि लिस्ट की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से है, हेड से। मुझे हेड के थ्रू एक एक नोड को, हेड के थ्रू पहले यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे, तब इस पर इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो लिंक लिस्ट को एक्सेस करने में मुझे big O ऑफ n टाइम ऑन एन एवरेज लगेगा ही लगेगा। अगर n एलिमेंट्स की है तो वर्स्ट केस में मुझे big O ऑफ n टाइम लगेगा, जबकि एरे के केस में जो एक्सेस है वो कांस्टेंट टाइम एक्सेस होता है, डायरेक्टली जाके हम उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। लिंक लिस्ट के केस में डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते, ट्रैवर्स करके
पहले उस एलिमेंट तक आना पड़ता है, उसके बाद आप उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो किसी को एक्सेस करना है तो रैंडमली एरे इज बेटर एज कंपेयर टू लिंक लिस्ट। अब एरे में जो मेमोरी है वो कंपाइल टाइम पर एलोकेट हो जाती है, लिंक लिस्ट में एग्जीक्यूशन टाइम पर एलोकेट होती है। ये तो पता है, हमने पढ़ लिया हमने। चलो, अब इसके बाद आता है मेमोरी यूटिलाइजेशन किस में एफिशिएंट है, एरे में एफिशिएंट है या लिंक लिस्ट में एफिशिएंट है? बताओ। मेमोरी यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है? देखो ध्यान से समझना, मेमोरी आपने कैसे यूटिलाइज करी वो किसमें बेटर है। अगर मैंने यहां कहा इंट ए सपोज 5, ठीक है, और ये मैंने एक एरे लिया, 5 एलिमेंट का एरे मैंने बना लिया, 1 2 3 4, 5 एलिमेंट को मेमोरी मिल गई। मान लो मैंने यूजर से कहा n इज इक्वल टू 3, मतलब मुझे n की वैल्यू मैंने पूछा कि बताओ एरे का कितना साइज है, और यूजर ने मुझे 3 वैल्यू दी, 8 5 और सपोज 6, है ना। दिस इज 0 1 2 3 4, इस तरह से जो एरे है ये एलोकेट हो गया मेरा। अब मुझे ये बताओ, सिर्फ 3 एलिमेंट हैं इस एरे के अंदर, लेकिन मेमोरी मैंने 5 एलिमेंट को दी, तो अब इस केस में ये जो मेमोरी एलिमेंट है, ये जो है, दिस मेमोरी इज वेस्टेड, अनयूज्ड। ये तो अनयूज्ड है, इसको तो मैंने यूज ही नहीं किया, एलोकेट करा दिया लेकिन मैंने इसको यूज नहीं किया। अगर मैं टोटल मेमोरी की बात करूं, कितनी मेमोरी इसे एलोकेट हुई, तो साइज ऑफ ए, अगर मैं ए के साइज की बात करूं, और एक इंटीजर अगर मान लो 4 बाइट ले रहा है, सपोज 1 इंटीजर या इंट टेक्स 4 बाइट्स, अगर मैं कहूं 4 बाइट ले रहा है, ये 2 बाइट्स ले, 2 बाइट्स का एग्जांपल ले लेते हैं, इंटीजर मान लो 2 बाइट ले रहा है, तो उस केस में ए का साइज कितना होगा, 1 2 3 4 5, साइज ऑफ ए इज 5 एलिमेंट, और एक एलिमेंट 2 बाइट ले रहा है, तो मतलब 10 बाइट्स, है ना। और यूजफुल कितना है, यूज्ड कितना है, यूज्ड है सिर्फ 3 एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब 6 बाइट्स, है ना। तो जो रिमेनिंग है 10 माइनस 6, मतलब 4 बाइट्स जो हैं वो तो वेस्ट हो गए, अनयूज्ड है। ठीक है, ये 4 बाइट जो है, ये जो है ये तो अनयूज्ड है, तो आपने मेमोरी को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं किया। जबकि लिंक लिस्ट के केस में क्या होगा कि लिंक लिस्ट में आपको जितने एलिमेंट चाहिए आपने पहले से एलोकेट करा के तो रखे नहीं, आप उतने ही एलिमेंट के लिए मेमोरी एलोकेट करोगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, लिंक लिस्ट में पहले आपने स्टोर किया 8, फिर आपने स्टोर किया 6, उतने ही नोड बने जितनी आपके पास वैल्यूज हैं। हाँ, ये है 5, सेकेंड वाला है 5, इसमें आपने स्टोर कर लिया 5, इसमें आपने स्टोर कर लिया 6, और यहां पर आपने कर दिया हेड। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना, क्या मेमोरी यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, मेमोरी कंजम्पशन की बात नहीं कर रहे, कितनी मेमोरी रिक्वायरमेंट है उसकी बात नहीं कर रहे, कितनी मेमोरी यूटिलाइज कर रहा है, ये क्या कर रहा है। अगर मैं कहूं 4 या 2 बाइट, मान लीजिए 2 बाइट फॉर वैल्यू और 2 बाइट्स फॉर एड्रेस, अगर 2 बाइट में वैल्यू स्टोर हो रही है, 2 बाइट में एड्रेस, तो एक जो नोड है वो 4 बाइट ले रहा है ना, 2 इसके लिए 2 इसके लिए, एक बात है 3 नोड है, तो टोटल साइज कितना है लिंक लिस्ट का, इसने कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई की, देखिए कितने नोड है, 3 है ना, और एक नोड कितने बाइट ले रहा है, 4, तो मतलब इसने टोटल 12 बाइट्स मेरे ऑक्यूपाई कर लिए। अब कंपेयर करो, देखो यहाँ पर इसने टोटल 6 बाइट ऑक्यूपाई किए थे, 3 वैल्यू को स्टोर कराने के लिए 6 बाइट इसने यूज किए थे, इसने 3 वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए 12 बाइट यूज किए हैं, मतलब मेमोरी तो इसने ज्यादा यूज की है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रही है, मैं जानबूझ के कह रही हूँ ये बात क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होगा। हम मेमोरी यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं। यूटिलाइजेशन का मतलब है कि उसने जितनी मेमोरी एलोकेट की उतनी सारी की सारी यूटिलाइज कर ली, अनयूज्ड नहीं है। अगर मैं एक और मेमोरी, अगर मान लो मैं किसी एक को डिलीट कर दूं, इनमें से अगर मैं किसी एक को डिलीट कर दूं तो ये 4 बाइट पूरे फ्री कर देगा एज इट इज, है ना, 2 वैल्यू रहेंगी। अगर इनमें से मैं किसी एलिमेंट को डिलीट कर दूं तो क्या इसकी मेमोरी कम हो जाएगी, नहीं, इसकी एरे की मेमोरी डीएलोकेट नहीं होगी, एरे में उतनी ही मेमोरी अभी भी रहेगी। ठीक बात है। अब तो इसे बेसिकली कहते हैं मेमोरी यूटिलाइजेशन। एरे के केस में मेमोरी यूटिलाइजेशन जो होता है वो इनएफिशिएंट होता है, उतना एफिशिएंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने ज्यादा मेमोरी एलोकेट करके उस मेमोरी को हम बाद में यूटिलाइज नहीं कर पाते। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि अब बहुत सारी चीजें हैं, अलग दूसरा केस समझो, मान लो मैं कहूं कि अब लिंक लिस्ट में तो क्या है, मान लो मुझे अब एक और नोड इसमें ऐड करना है,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 बाइट और कंज्यूम करने पड़ेंगे और एक और नोड यहाँ लगा देंगे, टोटल 16 बाइट्स हमारे कंज्यूम कर लेंगे। और यहाँ पर अगर मुझे एक और नोड यहाँ इंसर्ट करना है तो मेरे पास अवेलेबल स्पेस है, एक नोड इतने ही नंबर ऑफ बाइट्स में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब कंपेयर कॉन्ट्रास्ट करेंगे तो उस चीज का भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे, डिपेंड करेगा क्या सिचुएशन है। तो मेमोरी का जो यूटिलाइजेशन होता है वो लिंक लिस्ट में बेटर होता है। क्यों? क्योंकि पहले से हम कोई चीज एलोकेट करके नहीं रखते, जब भी रिक्वायरमेंट होती है तब हम वो एक नया नोड क्रिएट कर लेते हैं, है ना, पहली बात। दूसरी बात कि बेनिफिट कहाँ आता है एरे के केस में, बेनिफिट वहां आता है अगर कोई आपसे कह दे कि बताइए एरे का लिंक लिस्ट के ऊपर क्या बेनिफिट है, तो बेनिफिट तो ये है भैया कि आपने यहाँ पर 5 एलिमेंट के लिए एरे बना के रख रखा है पहले। अगर कोई नया एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है तो आपने पहले से मेमोरी बना रखी है, नई मेमोरी नहीं लेनी। 10 बाइट आपने रिजर्व करा रखे हैं, उन 10 बाइट के अंदर 4 एलिमेंट आप स्टोर कर लेंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पर चौथा एलिमेंट डालना है तो 12 के साथ साथ 16 बाइट टोटल आपको बन जाएंगे, 4 बाइट और आपको अलग से देना पड़ेगा, है ना। तो वो एरे का बेनिफिट हो गया लिंक लिस्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको विजुअली ऑब्जर्व करके समझ के तब हम आगे चलेंगे। एफिशिएंटली यूटिलाइज इसने किया। क्यों? क्योंकि जितनी मेमोरी रिक्वायर्ड थी उतनी इसने ली, और जैसे ही ये किसी को डिलीट कर देगा मेमोरी को फ्री कर देगा। एक को डिलीट किया मेमोरी फ्री कर देगा, ये मेमोरी को फ्री नहीं करेगा तो ऑक्यूपाई करके बैठ गया। डिलीट भी कर दोगे आप सबको तो भी मेमोरी ऑक्यूपाइड रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से मेमोरी यूटिलाइजेशन एरे के केस में इनएफिशिएंट है, लिंक लिस्ट में एफिशिएंट है। ठीक, अब एरे जो है वो लोअर मेमोरी यूज करता है एज कंपेयर टू लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट जो है उसकी एडिशनल मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है स्टोर कराने के लिए। बिल्कुल यही एग्जांपल की बात हम कर सकते हैं, इसी बात को हमने लिखा है कि यहाँ पर अगर हमें 3 एलिमेंट का एरे बनाया तो 3 एलिमेंट के एरे ने कितने बाइट लिए, 6 बाइट्स लिए, जबकि यहीं पर 3 एलिमेंट का जो एरे है वो 12 बाइट हमारे कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो इसी चीज को हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, जैसे हमने यहाँ कहा था कि आपका जो एरे है मेमोरी अगर यूटिलाइज करनी है, यूटिलाइजेशन के मामले में तो ये पुअर है, क्योंकि पहले से अगर 200 बाइट का भी एरे आपने ले लिया और यहाँ 3 वैल्यूज आपने डाली तो बाकी की सारी वेस्ट कर देगा। ये डिलीट भी करोगे तो भी फ्री नहीं करेगा। ये क्या करेगा, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी एलोकेट करेगा, डिलीट कर दोगे तो मेमोरी को फ्री कर देगा। तो ये यूटिलाइज बढ़िया करता है, लेकिन इसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा है ना, क्योंकि एक नोड को स्टोर करने के लिए ये नंबर ऑफ बाइट जो है वो ज्यादा लेता है, क्योंकि डेटा भी स्टोर करता है, पॉइंटर भी स्टोर करता है। ठीक है, एरे में अगर कैपेसिटी बढ़ जाती है तो रीसाइजिंग और कॉपी जो है वो करनी पड़ती है। मतलब क्या हुआ इसका, मान लीजिए आपने 100 एलिमेंट्स का एरे को डिक्लेयर किया, है ना, और अब आपको 110 एलिमेंट स्टोर कराने हैं, तो आपको एरे को दोबारा से डिक्लेयर करना पड़ेगा। दोबारा डिक्लेयर करने का मतलब क्या हुआ कि जब आप दोबारा प्रोग्राम को कंपाइल करोगे तो जो एरे का साइज होगा, एरे दोबारा से रीएलोकेट होगा, उसके बाद आप उस एरे के ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे। ऐसा नहीं है, या तो भाई देखो, मान लीजिए आपने इंट ए 100 एक 100 एलिमेंट का एरे ले रखा है, आपको 110 एलिमेंट इसके अंदर स्टोर कराने हैं, तो क्या आ सकते हैं? नहीं। उसके लिए आपको बी दूसरा एलिमेंट, दूसरा एक एरे लेना पड़ेगा जिसके अंदर आप ए के 100 एलिमेंट्स को 1 बाय 1 कॉपी करा दोगे, है ना। या तो ये कर सकते हो, या फिर दोबारा डिक्लेयर करो, ए का ही जो साइज है उसको फिर से रीडिक्लेयर करके 110 बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एरे का जो साइज है वो फिक्स होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जितना बड़ा आपने एरे बना दिया उतना बड़ा एरे रहेगा। ठीक है, तो इफ कैपेसिटी इज एक्सीडेड, मतलब कैपेसिटी बढ़ गई, ज्यादा हो गई, तो आपको या तो रीसाइज करना पड़ेगा या फिर कॉपिंग करनी पड़ेगी, सबकी रीसाइज करके कॉपिंग करनी पड़ती है। जबकि लिंक लिस्ट में हम डायनामिकली उसका साइज इंक्रीज कर सकते। करना ही क्या है, एक नई वैल्यू डालनी है, जितनी वैल्यू डालनी है उतने नोड क्रिएट करो और लिंक लिस्ट के पीछे लगा दो, बस एक एक करके करते रहो। एडिशनल रीसाइजिंग की ओवरहेड जो है वो नहीं होती हमारी। एरे जो है उसकी इंप्लीमेंटेशन सिंपल है एज कंपेयर टू लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में क्योंकि पॉइंटर्स हैं तो आपको इसकी इंप्लीमेंटेशन थोड़ी सी पॉइंटर को मैनेज करना पड़ता है, कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन रहती है। ठीक है, एरे जो है वो फिक्स साइज कलेक्शन जब आपको करने हैं, जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ ऑपरेशन रैंडम एक्सेस करना होता है, वहां पर आप एरे यूज कर लो। और जहां पर डायनेमिक कलेक्शन आपको रखने हैं, मतलब आप डेटा को डायनेमिकली क्रिएट करोगे, मैनेज करोगे, वहां पर आप लिंक लिस्ट बना लो, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा बेटर है। अगर आपको फ्रीक्वेंट इंसर्शन डिलीशन परफॉर्म करने हैं, मतलब किस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, उसके बेस पे आप चूज करो। अगर इंसर्शन डिलीशन ज्यादा करने हैं तो लिंक लिस्ट चूज कर लो इंप्लीमेंटेशन के लिए। अगर आपको रैंडमली एलिमेंट्स को एक्सेस ज्यादा करना है तो आप एरे चूज कर लो, क्योंकि एरे में जो इंसर्शन डिलीशन है वो कॉस्टली है एज कंपेयर टू लिंक लिस्ट, ज्यादा टाइम टेकिंग है। ठीक है, हालांकि कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, याद रखना, लेकिन क्योंकि शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ती लिंक लिस्ट में तो ये कंपेरेटिवली कम टाइम में कैरी आउट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह एरे और लिंक लिस्ट के बीच में आप डिफरेंस समझ सकते हो। अब देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एरे जो है, एरे के अंदर क्योंकि कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन पे एलिमेंट्स होते हैं, तो एरे में हम लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च दोनों लगा सकते हैं।
जबकि लिंक लिस्ट में हम बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते। लिंक लिस्ट में बाइनरी सर्च कैसे लगाएंगे, क्योंकि इंडेक्स तो है ही नहीं कोई। बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, एरे का मिड सेलेक्ट करते हैं और उसको 2 हाफ में डिवाइड कर देते हैं। लिंक लिस्ट में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो लिंक लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ लीनियर सर्च लग सकता है, बाइनरी सर्च नहीं लग सकता। जबकि एरे में हम लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च दोनों लगा सकते हैं। और बाइनरी सर्च हम जानते हैं कि बाइनरी सर्च क्या करता है, सॉर्टेड एरे पहले चाहिए, सॉर्टेड एरे के ऊपर एरे को हाफ पार्ट में डिवाइड करके हम लॉग एन टाइम में, हाउ मच टाइम इट इज रिक्वायरिंग, लॉग एन टाइम में हम किसी भी एलिमेंट को सक्सेसफुली सर्च कर सकते हैं अगर वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी लॉग एन होती है, जबकि लीनियर सर्च की बिग ऑफ एन होती है। तो यहाँ इस केस में लिंक लिस्ट जो है वो उतना पावरफुल नहीं है जितना एरे है। पढ़ लो, इफ एरे इज सॉर्टेड, अगर एरे सॉर्टेड है तो सर्चिंग जो है वो बाइनरी सर्च से भी हो सकती है और हम इसमें लीनियर सर्च भी लगा सकते हैं। लेकिन लिंक लिस्ट में सर्चिंग ऑपरेशन कैन बी स्लोअर एज कंपेयर टू एरे, स्पेशली फॉर लार्ज एरेज, large list, because linked list starts traversing the linked list sequentially to search the element. Only linear search can be performed. मेन मतलब ये है। ठीक है, और इसमें बोथ लीनियर एंड बाइनरी सर्च कैन बी परफॉर्म। इसमें लीनियर और बाइनरी दोनों हो सकते हैं, और ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ लीनियर सर्च परफॉर्म कर सकता है, बाइनरी सर्च परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा सा हमने आज रिव्यू लिया कि एरे और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। बाकी जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तब ये चीज समझ में आएगी। अब देखिए, डिफरेंशिएट एरे और लिंक लिस्ट 21-22 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरियस ऑपरेशंस ऑन लिंक लिस्ट, क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। हालांकि जब हम इसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो आप उनको कोड के साथ भी समझा सकते हैं। फिर आता है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एरे ओवर लिंक लिस्ट, मतलब क्या क्या फायदे हैं एरे के लिंक लिस्ट के ऊपर, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहली बात कि आपने जो मैंने आपको बताया कि आप रैंडमली किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, यहाँ बाइनरी सर्च भी लगा सकते हो। अगर आपने 10 एलिमेंट का एरे ले रखा है और उसमें आपने सिर्फ 4 एलिमेंट डाले हैं, 5 एलिमेंट डाले हैं, तो पहले से उसमें स्पेस ऑलरेडी क्रिएटेड है। अगर आप कोई लास्ट में कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाहो तो आपको नई मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता। लिंक लिस्ट के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली एरे जो है वो मेमोरी कम लेता है, मेमोरी को यूटिलाइज अच्छा नहीं करता, लेकिन मेमोरी रिक्वायरमेंट इसकी कम होती है। इस तरह 4-5 पॉइंट्स जो हैं उन पे आप एरे को का एडवांटेज ओवर लिंक लिस्ट बता सकते हैं। तो अब अगर आपसे कोई कहे कि कौन सा बेटर है, वो डिपेंड करता है कि क्या ऑपरेशन करने हैं, किस टाइप के डेटा पे आपको काम करना है, उसके हिसाब से आप इन दोनों में से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आपके एप्लीकेशन के लिए सूटेबल रहेगा। ठीक है, और एप्लीकेशंस ऑफ एरे, ये क्वेश्चंस इसके ऊपर पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लिंक लिस्ट की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें।